वो अच्छा अच्छा नाइस। मैंने आपको बेसिक 1 भेजा था ना, मतलब 1.pdf के नाम से भेजा होगा मैंने आपको। ठीक है ठीक है। इसके तो और भी असाइनमेंट्स अगर चाहिए हो तो बता दीजिएगा, भेज दूंगा मैं, आज भेज दूंगा। एक्सेल वगैरह खोल लो अपना। आज हम करेंगे चार्टिंग बिना पिवट वाली, मतलब नॉर्मल चार्ट्स वगैरह बनाना। और आज वह जो नॉर्मल चार्टिंग है वो भी ऑलमोस्ट पिवट चार्टिंग की तरह ही होती है, तो उसके साथ साथ देखेंगे अगर हम डैशबोर्डिंग भी कर पाएंगे तो। और दोनों चीजें हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीक से सीधा हम एड-इन्स के ऊपर चलेंगे, जो एक्सेल के एक्सटेंशंस होते हैं उनके ऊपर चलेंगे। सेकंड। ओके, तो लास्ट में हमने ये सारे चार्ट्स वगैरह किए थे, मल्टीपल पिवट टेबल्स के ऊपर स्लाइसर्स, टाइमलाइंस, चार्ट्स वगैरह ये सब कंप्लीट किया था, राइट। आज हम नॉर्मल चार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारे पास मेन डेटा है, हमारे पास डेटा कहाँ किस शीट पे है, ये वाला डेटा है, राइट। इसके ऊपर चार्ट्स बनाएंगे, ठीक है। तो अब जितने चार्ट्स आप पिवट चार्ट से बना सकते हो वो सारे चार्ट आप नॉर्मली तो बना ही सकते हो, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चार्ट भी जो पिवट्स के अंदर नहीं बना सकते आप, वो आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। चार्ट बनाने का कंसेप्ट काफी सिंपल है, ठीक है। आई विल डू वन थिंग, मैंने एक बार ये वाला पार्ट क्लियर कर देता हूँ, बस चार्ट के लिए थोड़ी सी स्पेस रहे, ठीक है। मैं सिंपली इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास चार्ट्स का ऑप्शन होता है, ठीक है। इंसर्ट में चार्ट्स का ऑप्शन होता है, ये वाले सारे, हमें बस सारे ही चार्ट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो एक दो चार्ट मैं ऐसे डाल के दिखा देता हूँ जो कि पिवट चार्ट के अंदर नहीं थे, ठीक है। बाकी तो जो प्रोसेस रहता है वो सबका सेम ही रहता है, ठीक है। सो जैसे मैप्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। मैप्स में ना पिवटिंग से नहीं हो पाता है, राइट। नॉर्मली पॉसिबल है, ठीक है। डालने के लिए क्या करूंगा, मैप्स पे गया, फिल मैप का ऑप्शन है, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास एक ब्लैंक मैप आएगा सबसे पहले, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे इंसर्ट पे गया हूँ, मैप्स पे गया और यहाँ पे फील्ड मैप पे क्लिक किया, इस तरीके से एक ब्लैंक मैप आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर डेटा वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये ब्लैंक दिखा रहा है, ठीक है। डेटा डालने के लिए व्हाट वी डू इज, मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मेरे पास सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन होता है, ठीक है। जब मैं सेलेक्ट डेटा करता हूँ इस तरीके का एक पैनल खुलता है, ठीक है। अब इस पैनल के अंदर ना जो जितने भी आप चार्ट्स ले लो सबके लिए सेलेक्ट डेटा का पैनल सिमिलर होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। हमें मेन किसी भी चार्ट के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक हमें एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है। इसके अंदर हम उन्हीं चीजों को लेजेंड एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वाई एक्सिस पे अगर आप चार्ट वाइज देखो, जैसे मैंने सेल्स प्लॉट किया तो सेल्स की वैल्यू बिकम वाई, है ना। जो भी उसकी वैल्यूज है वो अपने आप वाई बन जाती हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दो चीजें मेरे को डालनी होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मेरे को क्या रखना है एंड लेजेंड के अंदर मेरे को क्या रखना है, ठीक है। जब हम मैप की बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टली मेरे पास पूरा मैप है, राइट। और लेजेंड का मतलब मैंने पिवट के टाइम पे बताया था कि कलर वगैरह किस हिसाब से करना है ना। हॉरिजॉन्टल पे जब मेरा पूरा मैप है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैं रखूंगा अपने स्टेट्स, सिटीज या रीजन्स या ऐसी वाली चीजें, है ना। तो सिंपली व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे जाऊंगा पहले एडिट पे, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे अपना जो भी स्टेट वगैरह वाला पार्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके अंदर आई विल डू वन थिंग, मैप इंसर्ट करने से पहले तो ना यूनिक वैल्यूज नहीं है मेरे पास, पॉइंट मेरे पास ना यूनिक वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो मैं एक चीज करता हूँ कि इसका ना सबसे पहले एक मैंने पिवट बना रखा था इसका शायद से ना, हाँ इसका एक पिवट बना रखा है मैंने ये वाला, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, आई विल सबसे पहले तो क्लियर दिस, ठीक है। मेरे को जिन जिन की रिक्वायरमेंट है वो है मेरी स्टेट्स, लेट्स से स्टेट्स की बेसिस पे अगर मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ तो मेरे को यूनिक स्टेट्स चाहिए, रिपीटिंग ना हो, ठीक है। पहले मेरे को ये चाहिए एंड हर स्टेट की कितनी सेल्स है वो चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, सिंपली मैंने अपने रोज में स्टेट्स डाल दी, ठीक है। एंड वैल्यूज में सेल्स डाल दी, ठीक है। मेरे पास सिंपली आ गया,
मेरे पास यूनिक स्टेट्स आ गई मेरी सारी, और हर एक की सेल्स आ गई, है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि ये पिवट है, पिवट टेबल है, पिवट टेबल के ऊपर मैं मैप बना नहीं सकता, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको पूरे को कॉपी कर लूंगा, बस मैंने ये पूरा कॉपी किया, और जो मेरी शीट थी दिस वन, इसमें यहाँ पे साइड में मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी ऑटोमेटिकली वैल्यूज ही पेस्ट हुई हैं, बट एक बार फिर भी टू बी श्योर मैं यहाँ पे इसको वैल्यूज में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये प्योरली वैल्यूज आ जाती है मेरे पास, क्लियर। इसको टू बी जस्ट मेक अवर वर्क इजी, वैसे तो मैं सेलेक्ट डेटा में जाके पूरी पूरी रेंज भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, जस्ट टू मेक माय वर्क इजी मैं इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। मैंने टेबल में कन्वर्ट किया, हेडर्स है नहीं मेरे पास, ओके कर दिया बस, ठीक है, ठीक है। अगर मेरे को नाम देने हैं कॉलम के तो मैं दे भी सकता हूँ, लेट्स से दिस वन इज स्टेट्स एंड दिस वन इज सेल्स, ठीक है। मेरे पास डेटा रेडी हो गया पहले, क्लियर। अब मैं आपके ऊपर राइट क्लिक किया, अगेन वही सेलेक्ट डेटा में जाऊंगा, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मेरे को स्टेट्स देनी है, आई विल सिंपली डू एडिट एंड ये वाला पूरा इसके अंदर दे दिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर वैसे तो इसने रेंज सेलेक्ट कर ली है, मेरे को इस टेबल का नाम ध्यान नहीं था, मैं टेबल के नाम से भी इसको रेफर कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली ऑर्डर्स या टेबल 1 या टेबल 2 के नाम से रेफर करते हैं ना, उस तरीके से भी रेफर कर सकता हूँ। मैं ओके कर दूंगा, यहाँ पे मेरी सारी स्टेट्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब लेजेंड के अंदर मैं सेल्स वाइज कलरिंग करूंगा स्टेट्स के अंदर, ठीक है। तो मैं ऐड करूंगा, अब यहाँ पे मेरे को सीरीज का नेम देना होता है, आई विल डू सेल्स, ठीक है। मैं यहाँ पे बल्कि कोई सेल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और मान लो मेरी सीरीज का नेम चेंज होता रहता है, तो मैं कोई सेल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, नो इश्यू, तो ये डायनामिकली वहां से अपडेट होता रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिक्स नेम दे दिया सेल्स। अब इसके अंदर वैल्यूज वाले पार्ट के अंदर मैं अपना सेल्स का पार्ट दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने लेजेंड के अंदर सेल्स दे दी, स्टेट्स के अंदर अपनी वो स्टेट्स दे दी, सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर स्टेट्स दे दी। एक मिनट में सीरीज वन, अच्छा मैंने गलत किया, सीरीज वन मैंने रिमूव नहीं किया था, सॉरी, सेल्स डाल दी, वो एक बाय डिफॉल्ट सीरीज पड़ी थी ना, मैं एक्चुअली उसके साथ अपनी स्टेट्स डाल दी थी, तो मैंने वो रिमूव किया, एक बार मैं दोबारा इसको अपनी स्टेट्स दे दूंगा, मेरी स्टेट्स ओके किया, ठीक है। यहाँ पे मेरा मैप प्लॉट भी हो गया, ठीक है। सेल्स की वैल्यू फ्रॉम लोअर टू हायर यहाँ पे दिखा रहा है, क्लियर, समझ आ रहा है कि भाई जितना ज्यादा व्हाइट है एक स्टेट, उतना ज्यादा वहां से मेरे को कम सेल्स आ रही हैं, जितनी ज्यादा ब्लैक होती जा रही है वहां से ज्यादा सेल्स आ रही हैं, मैप बन गया एक। और जो ये ब्राउन सा दिखा रहा है, दिस इज बेसिकली कि इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए मैप पे आ रही है बट डेटा नहीं है, ठीक है, क्लियर। बाकी मेरे पास सबसे ज्यादा जहां से सेल्स आ रही है दैट इज कैलिफोर्निया, ठीक है। वैल्यू इज 4,57,000 समथिंग, ठीक है। मैं इस तरीके से टूल टिप में होवर करके देख भी सकता हूँ, ठीक है। ये एक मेरा बेसिक चार्ट होता है। अब इसके ऊपर मैं जैसे चार्ट सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे चार्ट डिजाइन एंड फॉर्मेट सेम चीजें स्टाइल वगैरह चेंज कर सकता हूँ, जैसे पिवट चार्टिंग पे था, फिर चार्ट इज एक्चुअली द सेम, चार्ट वही जब पिवट चार्ट में होता है या यहाँ पे होता है, चार्ट सेम है दोनों, बट डेटा किस तरीके से हैंडल हो रहा है बैक एंड में वो डिफरेंस है बस, ठीक है। तो इसी वजह से मैं पिवट के ऊपर सारे चार्ट नहीं डाल सकता, यहाँ पे मैं सारे चार्ट डाल सकता हूँ, ठीक है, क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। बाकी आप वही कलर वगैरह अगर चेंज करने हैं तो उसको आप स्टाइलिंग कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे जाके इसका स्केल भी मतलब चेंज वगैरह कर सकता हूँ आराम से, अलग अलग स्केल्स में आ जाएगा ये, ठीक है। जैसे मेरे को लेट्स से ये स्टाइल चाहिए, इस वाले स्टाइल में आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, बेसिक है, ठीक है। एक बार कर लो ये वाला, फिर आगे बता देता हूँ। हाँ, उसके ऊपर भी इंसर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट उससे फिर वो सेलेक्टेड वाला जो पैनल है वो नहीं समझा पाता ना मैं, नहीं है पॉइंट। मेन पार्ट है कि हर बार में बस डेटा ऐसे ही अवेलेबल नहीं होगा ना, कभी कभी दूसरी शीट में है कहीं पे है, तो आई पर्सनली प्रेफर सेलेक्ट डेटा वाला राउट है, थोड़ा सा स्टेप ज्यादा है उसमें, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा बेटर चीज है वो।
मैं भेज दूं? उन्होंने भेज दिया, अपलोड नहीं हुआ होगा अभी क्योंकि आया नहीं है। मैं भेज दूं? सॉरी। मेरा पार्ट क्लियर हुआ? तो बना लो, बनाना भी आ जाएगा फिर आगे। क्या हो गया? नहीं वो हो चाहिए। मैं अभी समझता हूँ। मैं भेजता हूँ एक मिनट को। आई थिंक नेटवर्क का इशू है यहाँ पे क्योंकि मेरे पास डाउनलोड नहीं हो रही है। मैं दोबारा भेज देता हूँ एक बार, एक मिनट तो मेरे को। एक मिनट मैं भेज रहा हूँ, बस जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखो भेजा मैंने, डाउनलोड हो रही है क्या? हो रही है? मे बी पॉसिबल है। ठीक है आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो किसी भी चार्ट को आप सेम इसी तरीके से डाल सकते हो। ठीक है ना, कोई भी चार्ट हो सब में सेम ही सिलेक्ट डेटा का पैनल रहता है। ठीक है, वरना आप जैसे उन्होंने बताया कि आप डेटा को सिर्फ सिलेक्ट कर लो एंड उसके ऊपर रिकमेंडेड चार्ट पे चीजें आप डाल सकते हो। जैसे नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, आप हाँ डायरेक्टली भी बना सकते हो, बट वही है ना कि रिपीटिंग वैल्यूज थी तो उसको हैंडल करवा पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। बस हाँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं, मैं अगर ऑर्डर आईडी के बेसिस पे सेल्स डाल लूँ या कुछ भी करूँ वैसे कुछ प्लॉट करूंगा तो मैं डायरेक्टली चार्ट के ऊपर प्लॉट कर सकता हूँ, सॉरी डायरेक्टली अपने टेबल के ऊपर प्लॉटिंग कर सकता हूँ, नो इशू। ठीक है, जैसे मैं डेट वाइज अगर सेल्स करूंगा तो वो इजीली प्लॉट हो जाएगा। ठीक है। तो अब ना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चार्ट्स वाला पार्ट हमारा कंप्लीट मान रहा हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है चार्ट्स में। ठीक, अब उसके बाद ना मेरे पास आती है स्पार्क लाइंस का कंसेप्ट। ठीक है, स्पार्क लाइंस बेसिकली होती हैं कि जैसे आपने कुछ फोरकास्टिंग करनी है, सॉरी ट्रेजेक्ट्री देखने के लिए यूज कर सकते हो आप उसको। एक सेल में बस एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन देना है ना, कि भाई सेल्स कैसे मूव कर रही है, मूवमेंट दिखाने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें तीन तरीके की होती है, लाइन, कॉलम एंड विन लॉस। ठीक है, अलग अलग डेटा के हिसाब से अलग अलग चीजें यूज होती हैं। ठीक है, विन लॉस ज्यादातर आपका वहां पे हो जाए जब ट्रेडिंग वगैरह डेटा के ऊपर आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो आपका विन लॉस रहेगा। ठीक है, इस विन लॉस को हम प्रॉफिट वाले डेटा के ऊपर भी यूज कर सकते हैं।
क्योंकि टेक्निकली अगर मैं प्रॉफिट को देखूं दैट आइदर माय प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है ना, तो विन लॉस उसमें भी यूज हो सकता है। एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन बनाना सिखाता हूँ पहले, ठीक है। मैं जाऊंगा लाइन पे, ठीक है, हमें को देनी है डेटा की रेंज, ओके। सो मैं सीधा सीधा सेल्स वाला कॉलम दे दूंगा इसे, ठीक है। अब लोकेशन मेरे को देनी है, ठीक है। लोकेशन की भाई ट्रेंड लाइन आनी कहाँ पे चाहिए, इस वाले सेल में आनी चाहिए लेट्स से, ठीक है। एंटर किया, ओके किया, एक सिंपल सी ऐसी लाइन आ रही है। अब ये इतने अच्छे से दिख नहीं रहा है, राइट। सो सिंपली मैं कुछ सेल्स को मर्ज कर सकता हूँ, या तो मैं इस सेल को बड़ा भी कर सकता हूँ, ठीक है, नो इश्यू, वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। या फिर मैं कुछ सेल्स को मर्ज भी कर सकता हूँ, मैंने मर्ज किया, मेरी ट्रेंड लाइन थोड़ी सी बड़ी हो गई, ठीक है। इतना ज्यादा क्लियर विजिबल चीजें अभी यहाँ पे है नहीं, ठीक है। बट इट इज बेसिकली शोइंग एक रफ आइडिया की मेरी सेल्स किस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है। स्पार्क लाइन हो गई है, राइट। इसी में मैं स्पार्क लाइन में जाके यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ इसको टाइप पे, यहाँ से, ठीक है। लाइन था, इसको कॉलम भी बना सकता हूँ, एक बहुत पतले कॉलम से लाइन जैसे ही दिख रहे हैं, बट एक्चुअली वो कॉलम्स है, ठीक है। अगर मैं इसको विन लॉस करूंगा, इसमें तो विन लॉस ढंग से नहीं आएगा, हाँ इसमें विन लॉस ढंग से नहीं आएगा क्योंकि सारा पॉजिटिव ही है, ठीक है। बट अगर मैं इसके अंदर डेटा चेंज कर दूंगा, जैसे इसमें लाइन करता हूँ, तो मैं इसमें डेटा चेंज कर देता, तो फिर वो विन लॉस भी प्रॉपर्ली, जैसे कौन सा विन हुआ कौन सा लॉस हुआ कैसे हुआ सब कुछ बताएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास कुछ शो करने के लिए पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट शो करना है, मैंने हाईएस्ट पॉइंट शो किया तो देखो एक रेड कलर का डॉट्स आ रहा है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। लो पॉइंट भी शो कर सकता हूँ, यहाँ पे रेड कलर का एक डॉट आ गया, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। अब मैं नेगेटिव पॉइंट्स भी शो कर सकता हूँ, अब नेगेटिव पॉइंट्स तो इसमें आएंगे नहीं खैर, क्योंकि सेल्स नेगेटिव हो नहीं सकती। ये वाला, ये लोएस्ट पॉइंट के लिए है, लोएस्ट पॉइंट अनेबल किया था मैंने, वो है। नेगेटिव पॉइंट अगर मैं हटा भी दूंगा तभी वो जाएगा नहीं, वो लोएस्ट पॉइंट दिखाया था। सेल्स तो नेगेटिव है नहीं ना, तो नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी, है ना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट दिखा सकते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है डेटा, लास्ट पॉइंट एंड कहाँ पे हो रहा है, एंड मार्कर्स हर एक पॉइंट दिखा देगा, वो जितने पॉइंट्स हैं सारे दिखा देगा, ठीक है। तो इसको आपको जिस तरीके से देखना हो उस तरीके से आप मतलब एक आधी वैल्यू फाइंड भी कर सकते हो, क्लियर। उसके बाद बस कलर्स एंड स्टाइल्स वगैरह है, ठीक है। तो अलग अलग स्टाइल्स हैं, किस स्टाइल में मेरे को देखना है। ये ब्लैक हो गया, ब्लैक एंड ब्लू वाला है, ब्लू एंड ब्लैक वाला कलर हो गया, हाँ बेसिकली डिजाइनिंग वाला पार्ट हो गया ये, ठीक है। यहाँ से मार्कर का कलर चेंज कर सकता हूँ, जैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जब मैं सारे मार्कर अगर अनेबल कर दूं तो सारे मार्कर सेम कलर के हैं, तो मेरे को हाई पॉइंट कौन सा है, लो पॉइंट कौन सा है, कौन सा किसका मार्कर है समझ ही नहीं आएगा, है ना। हाँ तो मैं मार्क करके कलर चेंज कर सकता हूँ कि भाई नेगेटिव पॉइंट्स के लिए कलर होना चाहिए, जैसे नेगेटिव के लिए अगर मैं रेड कर दूं, ठीक है। एक मिनट, अच्छा मैंने मार्कर्स को रेड कर दिया, सॉरी, मार्कर्स रेड से ब्लैक है, नेगेटिव पॉइंट्स के लिए रेड कर दिया, हमारे में है नहीं तो कोई भी रेड दिखेगा नहीं, ठीक है। जो नॉर्मल मार्कर्स हैं उसके लिए लेट्स से आई विल डू सम ग्रेइश कलर, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल मार्कर्स हो गए, ठीक है। अब हाईएस्ट पॉइंट के लिए आई विल डू लेट्स से डार्क ग्रीन, एंड नेगेटिव पॉइंट नहीं है तो लोवेस्ट पॉइंट के लिए भी मैं रेड कर देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट के लिए भी रेड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे को मार्कर्स डिफरेंट डिफरेंट दिख भी रहे हैं कि भाई ग्रीन ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट है, एंड बाकी व्हाइट मार्कर्स दिख रहे हैं, ठीक है। बेसिक कलरिंग, ठीक है। दीज आर द कंसेप्ट ऑफ स्पार्क लाइंस, क्लियर है, ठीक। स्पार्क लाइंस भी हो गए, चार्ट्स भी हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास, हाँ नेक्स्ट पार्ट है स्लाइसर एंड टाइमलाइन, जो मैं नॉर्मल डेटा के ऊपर लगाता हूँ, ठीक है। सेम जो पिवट के अंदर स्लाइसर वगैरह डालता था सेम तरीका है, ठीक है। स्लाइसर चूज किया मैंने, डेटा मॉडल में गए, टेबल्स नहीं है, एक मिनट को, अच्छा मैं टेबल पे किसी भी उस पे सेल पे आया, अब मैं इंसर्ट में अगर स्लाइसर पे जाऊं तो आई विल गेट द सेम थिंग, ठीक है। तो लेट मी डू इट बेस्ड ऑन लेट्स से रीजन, ओके किया, स्लाइसर कहाँ पे आया है, ये रहा, नहीं ये रहा, यहाँ रहा, ये रहा, ये रहा, यहाँ पे है, ठीक है। ये रहा मेरा रीजन का स्लाइसर, सेंट्रल से किया मैं, डेटा सिर्फ सेंट्रल का दिखाएगा, और रीजन में सिर्फ सेंट्रल हो गया, ठीक है। सेम वही चीज है,
है। जैसे नॉर्मल पिवट टेबल के ऊपर डालते हैं ना, आप सेम तरीके से नॉर्मल टेबल के ऊपर भी डाल सकते हो। ठीक है, डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। इंसर्ट में गया, सेम तरीके से टाइमलाइन में डाल सकता हूँ। ठीक है, टेबल का कोई भी एक सेल सिलेक्टेड होना जरूरी है उसके लिए। ठीक है, मैं टाइमलाइन पे गया। टाइमलाइन तो डेट वाले पे होगी ना, तो इस पे डालनी है मेरे को। इंसर्ट टाइमलाइन, क्या हो गया, ये टाइमलाइन क्यों नहीं उठा रहा है? Give me a second. टाइमलाइन का भी पिक नहीं कर रहा फॉर सम रीजन, होना तो ऐसे चाहिए। बट बेसिकली कंसेप्ट ये होता है कि भाई डेट पे और डेट वाले पार्ट पे टाइमलाइन लग जाती है, जैसे पिवट्स के अंदर डलती है। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हो गया। ठीक है, उसके बाद तो वही है जो हमारे बेसिक वाली चीजें होती हैं कि भाई लिंक वगैरह डाल दिया किसी सेल में, है ना, वो एचआरई वगैरह से कि वो उस लिंक पे लेके जाएगा। उसके बाद कमेंट्स वगैरह हैं, शीट के ऊपर कमेंट्स डाल देते हैं। राइट, और टेक्स्ट है कि बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया, हेडर फुटर वगैरह डाल दिए। ये तो बेसिक एक्सेल वाली चीजें होती हैं। अगर बोलो तो एक बार बता देता हूँ ना, गेस इसमें तो नीड नहीं होगी, है ना पंकज जी? ये तो ठीक है ना? ठीक है, दोबारा ये वाला पार्ट हो गया। अब एक बार ना डैशबोर्डिंग का कंसेप्ट बता देता हूँ, काफी सिंपल सा कंसेप्ट है वो भी, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। ठीक है, मैं सिंपल एक शीट ऐड कर लूंगा। ठीक है, इसका नाम लेट से रीनेम करके मैं कर देता हूँ डैशबोर्ड कर दिया। ठीक है, इस पे मैं डैशबोर्ड बनाऊंगा अपना। ठीक है, अब डैशबोर्ड के लिए सबसे पहले तो मेरे को सेल्स में चाहिए होते प्लेन बैकग्राउंड चाहिए। कुछ नहीं करना, व्यू में जाके आई कैन हाइड द ग्रिड लाइंस टिक देना, इसको मैं बंद करूंगा, प्लेन हो जाता है। यहाँ से फॉर्मुला वाल भी बंद कर दूंगा, जस्ट फॉर द लुक्स ऑफ इट। ठीक है, करो नहीं करो नॉट नेसेसरी, डैशबोर्ड इज बेसिकली मोर लाइक क्रिएटिव चॉइस होती है। ठीक है, कि आप किस तरीके से बनाना चाहते हो उसे। ठीक है, बाकी आप सेल्स का फिल कलर चेंज कर सकते हो टू चेंज द बैकग्राउंड एज वेल। ठीक है, कि बैकग्राउंड का कलर वगैरह चेंज करना है, आप फिल कलर सेल्स का चेंज कर सकते हो। मतलब आपको करना क्या होता है कि जहाँ पे भी आपके चार्ट्स वगैरह हैं, जैसे यहाँ पे चार्ट था मेरा, कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे चार्ट है मेरा, ये छोटा छोटा हो गया समहाउ। ठीक है, ये चार्ट है, आई विल गो टू चार्ट डिजाइन एंड मूव चार्ट। इसको मेरे को डालना है डैशबोर्ड पर, इस तरीके से मूव हो जाएगा। हाँ, कहाँ पे आया है, ये रहा। इसका मैं प्लेस कर सकता हूँ जैसे मेरे को प्लेस करना हो वैसे। इस तरीके से मैंने एक चार्ट प्लेस कर दिया, बाकी मैं अलग अलग शीट से चार्ट्स वगैरह यहाँ पे ला सकता हूँ। ठीक है, जैसे इस पे चार्ट्स थे मेरे, अच्छा मैंने वो चेंज ही कर दिया था, बट द कंसेप्ट इज बेसिकली द सेम। ठीक है, अच्छा ये रहा, ये चार्ट है, इसको मूव कर लेते हैं। अगेन वही डिजाइन में गया, मूव चार्ट, कभी मेरे को डालना है डैशबोर्ड पे, ओके किया, डैशबोर्ड पे आ गया। ठीक है, इसको के साथ प्लेस कर दो, रिसाइज कर लो, जो भी है। ठीक है, इस तरीके से ये चार्ट आ गया। ठीक है ना, साथ में आप टेक्स्ट बॉक्सेस डाल सकते हो टू शो सम इंफॉर्मेशन है या फिर एवरीथिंग। सेम चीज आप स्लाइसर्स और टाइमलाइंस के साथ भी कर सकते हो, कि स्लाइसर और टाइमलाइन भी यहीं पे आ जाएंगी। जरूरी नहीं है सिर्फ चार्ट्स हो, उसमें आपका टेबल्स भी हो सकते हैं कि छोटा बहुत कुछ डेटा दिखाना है, या फिर प्रॉपर टाइल्स वगैरह भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डैशबोर्ड इज बेसिकली कि आपने जितना भी काम किया एक वर्कबुक के अंदर, उसका एक रिप्रेजेंटेशन बेसिकली। ठीक है, ये बेसिकली डैशबोर्डिंग है। ठीक है, बाकी अब एक्सेल है, क्रिएटिविटी है, आप शेप्स के यूज करके बॉर्डर्स वगैरह डाल लो, या फिर प्रॉपर दो चार्ट्स को एक बॉर्डर में डाल दिया, उसका कुछ लेवल कर दिया है, जैसे भी है, टोटली आपकी मर्जी होती है। ठीक है, डैशबोर्डिंग का एक जो मैं कहूंगा एक रूल टाइप होता है, दैट इज की थीम सेम रखनी होती है। ठीक है, अब जैसे मैं मेरे इसमें दोनों अलग अलग कलर्स हैं, तो इसको मैं प्रेफर करूंगा कि कलर सेट सेम कर लूँ मैं।
ठीक है, ताकि वो पूरा लिंक लगे एक साथ। ठीक है, क्लियर है? ये बेसिक सा कंसेप्ट है डैशबोर्डिंग का। ठीक है, एक बार ये वाला भी करके देख लो, फिर हम मूव कर जाते हैं उस पे हमारे एड-इन्स के ऊपर। हमने टेबल सेलेक्ट किया होगा ना, चार्ट सेलेक्ट करना है। चार्ट सेलेक्ट किया फिर भी नहीं। अच्छा, ये आपका ना बेटा है। हाँ, सिलेक्ट है। हाँ, इंसर्ट में जाएंगे। हाँ, ये रहा पिवट चार्ट। नहीं तो पिवट चार्ट बना रहे हो ना आप, वो तो टेबल के साथ ही आएगा। पिवट चार्ट और टेबल तो हमेशा लिंक होते हैं ना, टेबल तो। हाँ, तो मैं तो चार्ट ही बना रही हूँ ना, मैंने चार्ट बनाया कहाँ मैंने। पिवट चार्ट बनाया, नॉर्मल चार्ट बना रहे हो? पिवट चार्ट बना रहे हो? हाँ, फिर तो सेम ही होगा। बनाया ना आपने मैप वाला। हाँ, मैप इज नॉर्मल चार्ट, पिवट से मैप नहीं बना सकते आप। अच्छा, ये फील्ड मैप वाला ऑप्शन है ना इसके साथ वाला। हाँ, वो पिवट चार्ट। हाँ, वो उससे पिवट चार्ट बनेगा। ऐसा फील्ड मैप डालोगे और डेटा किस साइड आया होगा जहाँ तक है। हाँ, ये दोबारा दोबारा अब फिर से ब्लैंक वाला ज्यूम मतलब अप्रोच करके देख लो कि मतलब बिना डेटा सेलेक्ट करे जस्ट एक ब्लैंक चार्ट डालो, फिर सिलेक्ट डेटा कर लेना। ठीक है, ठीक है। मैप मतलब ऑप्शन ही नहीं आ रहा। हाँ जी, हाँ जी, ये अभी ब्लैंक है ना। हाँ, क्यों नहीं आ रहा है? इसमें ऑल्टर्स में नहीं है। प्लगइन वगैरह तो कुछ नहीं होता। अगर नहीं, मैप्स में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट ना मैप्स अनेबल नहीं होते, बस वो दिखता तो है वहां पे, बस वो डब्बे में आता नहीं है, तो उसकी तो सेटिंग होती है। आपने भी तो एक्सेल अपडेट कर दिया था ना, मैंने लेटेस्ट वाले डाल दिया था। एक मिनट, आपने सारा डेटा सिलेक्ट कर रखा है, उस वजह से तो नहीं इशू है। मैं डेटा अनसेलेक्ट कर दूं जाके। ये टेबल में भी कन्वर्टेड है ये। काम करो, अगर मैं सिर्फ लेट्स से डिटेल ले ली और साथ में अच्छा नहीं, आपका इशू समझ गया। आपने जो फाइल मैंने व्हाट्सएप की है वो डायरेक्टली खोली हुई है ना। हाँ, नहीं, वो फाइल एक्चुअली बहुत पुरानी है, 2007 के टाइम की फाइल है वो। तो उस डायरेक्टली पे नहीं चलेगा, इसको कॉपी करके एक नई एक्सेलएस की फाइल बना लो, उसमें चल जाएगा फिर। हाँ, हाँ, किसी को भी कर लो आप, नो इशू। हाँ, इसके अंदर इंसर्ट में जाओ, इसके अंदर आ गया ना। हाँ, एक्चुअली उसका एक्सटेंशन भी देखोगे ना। हाँ, एक्सेलएस है वो। हाँ, वो आई एक्सेप्ट कर देना, वो बिंग बेसिकली परमिशन मांग रहा है कि चार्ट बनाना अलाउ करना है या नहीं। हाँ, सेम चीज काम कर जाएगी, अगर आप अपने शीट में उसे पेस्ट कर दोगे बस, अब कर जाएगा वो काम। कभी एक्सेप्ट वाला। हाँ, अब कर जाएगा, हो गया वो। अब डेटा सेलेक्ट कर दो इसमें बस। ठीक है, अब कर लेगा होगा। कभी कभी एक्सेप्ट आती होता नहीं है, बट वो हो जाता है एक्सेप्ट। कंट्रोल दबा के कर लो ना। हाँ, ब्लैंक क्या आएगा ऐसे ऐसे हो रहा है। अच्छा अच्छा, कर लिया है, ठीक है ठीक है ठीक है। एक्सेप्ट करना पड़ेगा एक बार। अब इंटरनेट से लोड होता है वो।
तो इस वजह से थोड़ा सा स्लो हो सकता है। हाँ, इसमें वो वाला इशू आ रहा है ना कि मल्टीपल स्टेट्स हैं, यूनिक वैल्यूज नहीं है, तो हर एक की मल्टीपल एंट्रीज दिखा रहा है। करिए पॉइंट, समझ गए ना? हाँ, पहले यूनिक करना पड़ेगा ताकि वो एक ही के अंदर सेल्स की वैल्यू प्रॉपर दिखाए। हाँ जी, ठीक है, हो गया चार्ट वगैरह, कोई इश्यू तो नहीं इसमें, क्लियर है? ठीक है, अब हमारे पास टाइम है ही, एक एडिंग सबसे पहले कर लेते हैं, ठीक है? सबसे एक एडिंग कर रहे हैं एक्सटेंशन, ठीक है? तो जो सबसे पहला एक्सटेंशन मेरे पास आता है दैट इज कॉल्ड सॉल्वर एडिन, ठीक है? सॉल्वर एड मतलब एक्सटेंशन को एडिन बोलते हैं एक्सेल की लैंग्वेज में, तो सॉल्वर नाम है एक्सटेंशन का, वो हम सबसे पहले यूज करेंगे, ठीक है? उसका बेसिक काम क्या होता है कि भाई जैसे मेरे पास एक वैल्यू है, मान लो एक टेबल सेल्स का टेबल था, उसका मैंने टोटल निकाल रखा है, ठीक है? और मैं इसी वाली शीट में चला जाऊँ दिखाने के लिए। हाँ, ये मेरा सेल्स का कॉलम है, इसका मैंने कहीं पे भी लेट से यहाँ पे माउस अलाइनमेंट को क्या हुआ, गिव मी अ सेकंड, मैं इसे रीस्टार्ट कर लेता हूँ। हाँ, वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या हो गया, कुछ इशू आ रहा है? इशू आ रहा है लिखा हुआ। वो बन के नहीं आ रहा है चार्ट। ओके, फिल मैप, हाँ अब इसको थोड़ा टाइम दो, वो नेट से एक्चुअली मैप लोड होता है तो इट विल टेक अ लिटिल टाइम। ठीक है, तो मैं ना सॉल्वर को यूज करने के लिए बेसिक सा सेटअप कर लेता हूँ, ठीक है? फिर मैं साथ ही एक्सप्लेन भी कर दूंगा सॉल्वर होता क्या है। मैं सिंपली ना एक सम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है? एंड सम में आई विल डू ऑर्डर्स में से सेल, ये सेल्स का सम निकाल रहा हूँ सिर्फ, ठीक है? मैंने ऑर्डर्स में से सेल दे दिया से सेल्स का सम आ गया, ठीक है? Sorry. अब सॉल्वर एडिंग क्या करता है कि भाई मेरे को लेट से सम की वैल्यू 15 लाख चाहिए, ठीक है? तो उसमें जितने भी सेल्स में उसके अंदर 32 सेल्स की लिमिट होती है, मैं 32 सेल्स सेलेक्ट कर सकता हूँ कि भाई इन 32 सेल्स को इस तरीके से चेंज करो कि जो मेरा एंड रिजल्ट है वो 15 लाख 16 लाख जो भी मेरे को चाहिए वो हो जाए। गेटिंग अ पॉइंट? हाँ हाँ, आपको इसी भी मतलब आपके ऊपर चॉइस है कि आप कौन सा देना चाहते हो। नहीं, टारगेट भी दे दो और किन सेल्स को चेंज करना है वो भी बताओगे। हाँ, वैल्यू अपने आप फाइंड करेगा वो उसकी। हम्म हम्म, हाँ हाँ हाँ, वही करेगा, ठीक है? उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले बताता हूँ उसको अनेबल कैसे करते हैं, ठीक है? आपके में ऊपर देखो एक बार डेवलपर ऑप्शन आ रहा है क्या? ऊपर वाले टैब्स में डेवलपर आ रहा है? अभी कुछ नहीं है ना, कोई इश्यू नहीं। सबसे पहले फाइल पे चले जाओ, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शंस में चले जाओ, ऑप्शंस में आ गए, ठीक है? अब मेरे पास ना एड वगैरह को मैनेज करने के लिए दो चीजें होती हैं, या तो मैं ऊपर डेवलपर का वाला पोर्शन ले आऊँ एंड उससे मैं एड डायरेक्टली मैनेज कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे जो ऑप्शंस है यहाँ से भी एड डायरेक्टली मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है? बट हमें दो तीन एडिंग्स के बारे में बात करनी है, तो बार बार यहाँ पे आना तो ऊपर लाना ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है? तो इसलिए मैं जाऊंगा कस्टमाइज रिबन के ऊपर, ठीक है? इसमें जो राइट हैंड साइड वाला पैनल है उसमें डेवलपर का ऑप्शन होगा जो अनटिक्ड है, राइट हैंड साइड पैनल में, राइट राइट, है ना? वो अनटिक्ड है,
उसको बस टिक करके ओके कर दो, आपके ऊपर ऐसे एक डेवलपर का पैनल आ जाएगा। आया डेवलपर, है ना? आगे अब इस डेवलपर के अंदर देखो आपके पास एक एड की पूरी कैटेगरी होती है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो अब जो सबसे पहले एड वाला पार्ट है वो तो बेसिकली आपको एक पूरा स्टोर खोल के दे देगा कि भाई एक्सटेंशन है सारे, उसको देख लो। ऑफिस स्टोर पे जाऊंगा अगर मैं सॉरी, यहाँ पे फ्रॉम इंटरनेट जितने भी एक्सेल के एड वगैरह अवेलेबल है सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप जैसे गूगल का होता है ना, क्रोम का वेब स्टोर होता है एक्सटेंशन के लिए, उस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लोर भी कर सकते हो। ठीक है, जो एड मेरे को चाहिए वो एक्चुअली ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, तो मेरे को इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। ठीक है, बस अनेबल नहीं होते, वो अनेबल करने हैं। ठीक है, अनेबल करने के लिए व्हाट आई विल डू इज डेवलपर पे जाऊंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा एक्सेल एड पे। ठीक है, इस तरीके का एक पैनल खुलेगा। हाँ, 4 एड है, लास्ट वाला है सॉल्वर एड इन, और उसको टिक करके ओके कर दूंगा। नहीं, अभी नहीं करने वो। ठीक है, जो मेन वाले पार्ट है उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, सॉल्वर एड इन टिक किया। अब होम में जाओगे तो लास्ट में आपको एड इन, एक मिनट, नहीं रुको, नहीं एड इन्स का तो आ रहा है सॉल्वर डायरेक्टली। अच्छा, डेटा में, सॉरी, डेटा में जाओ, लास्ट में आपको सीधा सीधा सॉल्वर का एक नया ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे सॉल्वर आ रहा है, आपने नहीं आया डेटा के अंदर, आपने वो एनेबल किया, टिक किया था उसे, ओके किया, टिक करने के बाद या सीधा बंद कर दिया? ओके, डेटा पे हाँ, नो इशू, नो इशू। ठीक है, दिस माय सॉल्वर एड। ठीक है, ज्यादातर एड मेरे इसी तरीके से वर्क करते हैं, या तो वो मेरा एक नया टैब बना देंगे ऊपर, जैसे एक मेरा एड अभी पावर पिवट का डला हुआ है, इसके बारे में सीखेंगे हम। या तो उसने मेरा टैब बना दिया अलग से कि भाई ऑप्शन ज्यादा थे, उसने एक टैब बना दिया, और सिंगल ऑप्शन है तो वो इस तरीके से एक ऑप्शन की तरह अनेबल हो जाएगा। ठीक है, मैं सीधा सॉल्वर को ऑन करूंगा। ठीक है, मैं जैसे सॉल्वर पे क्लिक किया इस तरीके पैनल खुल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को ऑब्जेक्टिव सेट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है किस सेल को चेंज करना है मेरे को। ठीक है, तो इस सेल को चेंज करना है मेरे को, सेलेक्टेड है मेरा। अब आई कैन डू कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, मिनिमम हो जाए, या फिर एग्जैक्टली ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, कि सम ऑफ सेल्स मैक्सिमम में कितना ले जा सकता हूँ, मिनिमम में कितना ले जा सकता हूँ, और वैल्यू कितनी ला सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं से वैल्यू करता हूँ। ठीक है, और इसी 780 कर लेता, 720 है ना, सिंपल सा चेंज करता हूँ छोटा सा। ठीक है, मैंने ये वैल्यू लानी है मेरे को, राइट। अब बाय द चेंजिंग द वेरिएबल सेल्स, ठीक है, इसके अंदर मैं चूज करूंगा कौन से सेल्स मेरे को चेंज करने हैं टू गेट दैट वैल्यू। ठीक है, अब इस सेल को इंपैक्ट कर रहे हैं मेरे सेल्स वाले सेल, तो मैं लॉजिकली उसी में से सिलेक्ट करूंगा। वैसे सॉल्वर आपको अलाउ करेगा कि कुछ और सेल भी सिलेक्ट कर लो, क्योंकि सॉल्वर को नहीं पता कि कहाँ पे क्या फॉर्मुला लगा हुआ है, वो आपको अलाउ करेगा कि कोई और सेल भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट भैया कि आप अगर कुछ और सेल सिलेक्ट करोगे, सॉल्वर अपने सारे जितने भी कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन है सारे लगा के देख लेगा, बोल देगा भाई सॉल्यूशन नहीं मिला इसका कोई। ठीक है, हाँ, हम सेल्स वाले में ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आई कैन डू डिफरेंट डिफरेंट सेल्स एज वेल इस तरीके से, या फिर मैं एक रेंज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जो मेरे को सिलेक्ट करना है इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, इसकी लिमिट आई गेस 32 सेल्स की होती है, तो उस चीज का हमें बस ध्यान रखना है कि एक बार में 32 सेल्स ही हम इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं मैक्स। ठीक है, मैंने इतने सेल सिलेक्ट किए, सारे सेल मेरे सिलेक्ट हो गए। ठीक है, अब हाँ ठीक है, ठीक है, अब आता है मेरे पास नेक्स्ट पार्ट कंस्ट्रेंट्स का। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स आर बेसिकली रूल्स। ठीक है, अब जब मैं सेल्स की वैल्यू एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे लेके जा रहा हूँ, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे लेके जा रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं भाई कि भाई रैंडमली कुछ भी चेंजेस होने दूंगा, जो चेंजेस होंगे वो कंट्रोल चाहिए मेरे को, है ना। तो उसके लिए मैं कंस्ट्रेंट डालूंगा कि भाई मैंने अपनी एवरेज सेल फाइंड करी, मान लो ठीक है ये 300 के आसपास की आ रही है, तो भाई कोई भी वैल्यू 300 के लगा लो, प्लस माइनस 50 कर दिया, तो 250 से 350 के पार नहीं जानी चाहिए। पॉइंट, इस तरीके से कंस्ट्रेंट्स आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक आधा कंस्ट्रेंट में ऐड करके दिखा देता हूँ, बाकी जो आप रियल डेटा पे वर्क करते हो तो आपको कंस्ट्रेंट्स का ज्यादा बेटर आइडिया होगा कि भाई इसमें क्या होना चाहिए कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, नीचे है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स में ऐड का ऑप्शन है। पंकज आपको समझ नहीं आया शायद से, आ गया ना?
आउटलायर्स को, हाँ बेसिकली आप हम इस तरीके से इसको देखोगे तो आप आगे जाके गलत हो जाओगे। ये बेसिकली इस तरीके से है जैसे सिनेरियोज होते हैं ना, कि भाई वर्स्ट केस क्या है, बेस्ट केस क्या है, उस तरीके से ज्यादा इसको यूज किया जाता है। कि भाई 15 लाख की आ गई तो मेरा बेस्ट केस है ये, इसके लिए क्या इम्पैक्ट होना चाहिए मेरे डेटा के ऊपर कि ये वैल्यू आएगी। तो केसेस वगैरह के लिए ज्यादा इसको मैनेज किया यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो अब मैं कंस्ट्रेंट्स में ऐड करूंगा। ठीक है, यहाँ पे बस कंस्ट्रेंट आ गया। ठीक है, अब सेल रेफरेंस है कि मान लो मेरे पास एक एवरेज का भी कॉलम है। ठीक है, एक काम करते हैं, बना ही लेते हैं एक एवरेज का कॉलम, इसको भी कैंसिल करता हूँ। एक ना एवरेज भी निकाल देता हूँ मैं सेल्स की। ठीक है, एवरेज ऑफ सेल्स। ठीक है, एवरेज भी निकाल दी। अब एवरेज आई है मेरी 229। ठीक है, अब मैं अगेन डेटा में जाके सॉल्वर में चला जाता हूँ। ठीक है, बाकी मेरी जो वैल्यू थी वो सिलेक्टेड ही है, ऐड करूंगा। ठीक है, जो ये वाला सेल है दिस शुड बी इक्वल टू, मतलब एवरेज मेरी सेम रहनी चाहिए। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू लेट्स से 229। ठीक है, कि भाई इस तरीके से ऐड सेल्स के लिए अपडेट करो कि मेरी जो एवरेज सेल्स है, हाँ एवरेज इतनी आए, टोटल चेंज हो जाए। ठीक है, वैसे तो इसका आई गेस लॉजिकली कोई सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा है कि एवरेज सेम रखे टोटल चेंज करने का, बट लेट्स सी, कोई इशू नहीं है। अगर नई सोल्यूशन अवेलेबल होगा तो ये बोल देगा कि भाई कोई सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इतना किया। ठीक है, इस तरीके से आप जितने बजे कंसेंट्स डाल सकते हो। सॉरी मैं आपका समझा नहीं इसके अंदर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म। हाँ 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 हाँ, बेसिकली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हूँ। रिमेंबर जो मेरा टोटल सेल्स है ना, उस सेल की वैल्यू चेंज नहीं कर रहा मैं। वैल्यू जो चेंज होगी वो इन्हीं वाली सेल्स की होगी जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए थे ना सेल्स में से, वैल्यू उन्हीं की चेंज होगी। हाँ, उसकी वैल्यू बस वो चेक कर रहा है क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगा रखा है टोटल का, तो सेल्स की वैल्यू के सेल्स चेंज कर करके। हाँ हाँ हाँ, एडजस्टमेंट वो करेगा ना अपने आप, मतलब कहाँ पे कितना कैसे रखना है। फोरकास्ट के लिए तो नहीं कहूंगा मैं ऐसे, क्योंकि ये बेसिक एल्गोरिथम्स के बेसिस पे डेटा को चेंज करता है। अंदाजे के लिए, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अंदाजे टाइप के लिए ही आप जाते हैं, सिनेरियोज के लिए भाई। काइंडा इसको यूज कर सकते हैं उस चीज के लिए। हाँ, तो मेरे को अपनी सेल्स में हो गया या फिर बहुत सारी चीजों में हो सकता है इसका। हाँ हाँ, वो मेरे को कंस्ट्रेंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि वरना तो पॉइंट है कि मान लो मेरे को 15 लाख करना है, इसने एक ही सेल की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी, वो टोटल 15 लाख आ जाएगा, है ना। तो वो चीज मेरे को कंस्ट्रेंट से कंट्रोल करनी पड़ती है कि एवरेज, अब जैसे मैंने दिया ना कि एवरेज नहीं चेंज होना चाहिए, तो अब ये एक ही सेल की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, और एक ही सेल की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ाएगा तो एवरेज चेंज हो जाएगा, है ना। उसको स्प्लिट आउट करेगा। ठीक है, अभी और भी चीजें हैं, कंस्ट्रेंट्स नहीं है, अभी और भी चीजें जिसकी बेसिस पे मैं इसको फिल आउट करता हूँ। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे अगला जो मेरे पास ऑप्शन आता है, मेक अनकंस्ट्रेंड वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव। ठीक है, कि जो मेरे वेरिएबल्स हैं अनकंस्ट्रेंड, मतलब जैसे मैंने कंस्ट्रेंट लगाया इस वेरिएबल के ऊपर, एवरेज के ऊपर लगाया, तो इसको छोड़ के और जो मेरे वेरिएबल सिलेक्टेड है, मतलब जो सेल्स वाले में से मैंने सेल सेलेक्ट किए थे, क्या उनको नेगेटिव करना है या नहीं करना है, तो इसको मैं अनटिक करूंगा क्योंकि भाई सेल्स की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं कर सकता, है ना। और माय पॉइंट। अब लास्ट पार्ट आता है मेरे पास, प्रॉपर एल्गोरिथम्स जिनके बेसिस पे ये डेटा को फाइंड करेगा। ठीक है, और मैं इसमें देखूं, मेरे पास जीआरजी नॉन लीनियर है। ठीक है, सिंप्लेक्स एल्गोरिथम है, इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम है। ठीक है, अगर मैं इसको बहुत ज्यादा बेसिक टर्म्स में ऊपर ऊपर से समझाऊं, वैसे तो देखो ये जो एल्गोरिथम्स है सारी मशीन लर्निंग वगैरह के टाइम पे यूज होती है। ठीक है, क्योंकि एक्सेल बैकएंड में वही चीज कर रहा है। ठीक है, अ, हाँ डेटा को पैटर्न बना के ही फाइंड आउट कर रहा है उसी के एल्गोरिथम से। ठीक है, और मैं इन एल्गोरिथम को बहुत बेसिक टर्म्स में समझाऊं, तो नॉन लीनियर का मतलब है
कि एक तरीके से रैंडम चेंजेस करेगा, ठीक है, एक तरीके से रैंडम चेंजेस करेगा वो, कि जब तक वो अचीव नहीं कर लेता अपने गोल को, वो रैंडमली चेंजेस करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद है सिंपलेक्स एल्गोरिथम, ठीक है, और एलपी का मतलब होता है लीनियर प्रोपोगेशन, ठीक है। अब वो लीनियरली चेंज करेगा, मतलब सीरीज बनाने का ट्राई करेगा, रिलेट करने की कोशिश करेगा उन्हें बेसिकली, ठीक है। एंड जो इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम है उसमें वो बेसिकली इसका बहुत बेसिक में अगर बताऊं कि जो छोटी वैल्यू है सेल्स की उसमें बहुत कम चेंज करेगा, जो सेल्स की बड़ी वैल्यू उसमें ज्यादा बड़ा चेंज करेगा, पॉइंट, ठीक है। तो आप किसी भी एल्गोरिथम के बेसिस पे कर लो, जैसे मैं इवोल्यूशनरी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, बस मैं सॉल्व करूंगा, तो इट इज रनिंग। हाँ टाइम लेगा, एल्गोरिथम वाइज पूरा डेटा चेंज कर रहे हैं, हो रहा है रन की गया, घूम तो रहा है, घूम तो रहा है, हो गया। एक बार आप करके देखना कि मेरे पे टाइम लेता है या फिर, क्योंकि यूजुअली इतना टाइम लेता नहीं है। हाँ एक बार आप करके देख लो, क्योंकि यूजुअली ना इतना टाइम लेता नहीं है। अच्छा आ गया, सॉल्वर कुड नॉट फाइंड अ फिजिबल सॉल्यूशन, इसने बता दिया, क्योंकि एवरेज सेम रख के उसका नंबर, हाँ वही 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 वही, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वाला पैनल आता है, ये वाला पैनल ना हर बार आएगा जब वो सॉल्यूशन फाइंड कर लेगा तब भी, जब नहीं कर पाया तब भी, ठीक है। इसमें मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, तो एक ऑप्शन है कीप सॉल्वर सॉल्यूशन, कि भाई जो मेरा डेटा है उसने सॉल्वर ने जो अपनी वैल्यूज निकाल के दी, या तो मैं वही रखना चाहता हूँ, हाँ जो ओरिजिनल थी वो वापस ले आओ, ठीक है। इसमें एक चीज और होती है, इसमें ना आपका यहाँ पे बटन है सेव सिनेरियो का, ठीक है। सेव सिनेरियो का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने सिनेरियो सेव किया, इसका नाम लेट्स से कुछ भी एबीसी रख दिया, ठीक है। 32 से ज्यादा सेशंस लिख के रखे होंगे मैंने इसमें भी। हाँ यहाँ पे दिक्कत आती है कि सॉल्वर तो सॉल्व कर देगा, सेव वगैरह नहीं कर पाऊंगा मैं उसे, बट अगर लेट्स से मेरे पास 32 से कम सेल होते तो यहाँ पे सिनेरियो में मैं इसे सेव कर लेता, ठीक है। एक काम करते हैं, एक ना सॉल्वर का सॉल्यूशन निकालते हैं, इसमें कंस्ट्रेंट नहीं देता, कुछ भी निकाल दे वो, है ना, ताकि मैं आपको ये वाला पूरा पार्ट समझा पाऊँ अच्छे से। मैं सॉल्वर पे जाऊंगा दोबारा, ठीक है। इसकी वैल्यू इतनी करनी है बाय चेंजिंग सेल ये, और कंस्ट्रेंट इसके पास कुछ भी नहीं है इस बार, ठीक है। और नॉन नेगेटिव नहीं कर सकता, इवोल्यूशनरी के बेसिस पे सॉल्व करेगा, ठीक है, सिंपल। सॉल्व किया मैंने, फिर रन द सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे वो दिख रहा है नीचे, अच्छा नीचे वो दिख, मतलब मेरे में स्क्रीन पे कट रहा है, हाँ, बट वो नीचे सब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, 1500 1600 के आसपास पहुंच गया, ट्रायल सॉल्यूशन 0, ऑब्जेक्टिव सेल 0, मतलब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिला, कुछ भी फाइंड करना चाह रहा है अभी वो। वैसे दिखा होगा आपको वहां पे, तो देखो नीचे ये सॉल्व कर रहा है, दिख रहा है ना, सॉल्विंग कर रहा है सॉल्यूशंस की। वैल्यू आई क्या कुछ, हाँ तो जानी चाहिए थी, हुआ क्या, एक मिनट। अच्छा इवोल्यूशनरी में मैंने एल्गोरिथम इवोल्यूशनरी यूज करी थी ना, तो वो इसको इवॉल्व करेगा जो कि एक्चुअली स्टैटिस्टिकल पॉसिबिलिटी के ऊपर जाएगा, हाँ, क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई यही बेस्ट है, मैं जो तुम चाह रहे हो वो एक्चुअली स्टैटिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो वाला भी इशू आ गया ना। सिंपल सा करता है, रैंडम वैल्यू से भर के दे दे बस, ठीक है। इवोल्यूशनरी की जगह वैल्यू सिंपली जीआरजी नॉन लीनियर, ठीक है। अब मैं सॉल्व करूंगा, अब तो सॉल्यूशन मिलेगा ही, मिल गया, ठीक है, मुझे सॉल्यूशन मिल गया है। तो इसमें सेल तो 32 सिलेक्टेड है, मैं सिनेरियो अभी भी सेव नहीं कर सकता, पर उसको भी चेंज करेंगे, देखो इसने सेल, अच्छा मैं नॉन नेगेटिव हटाना भूल गया हूँ, नॉन नेगेटिव वाला टिक हटाना भूल गया, तो इसने नेगेटिव में आंसर निकाल दिए काफी सारे, ऑलमोस्ट सभी कुछ नेगेटिव में कर दिया इसने। एक बार इसको भी कैंसिल करते हैं, दोबारा इसको कर लेंगे एक बार। इसमें मैं वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, दो सेल लेता हूँ सिर्फ, ठीक है, ये और ये, एक बड़ा ले लेता हूँ, एक छोटा लिया ना, एक ही वाला ले लेता हूँ, ठीक है, दो सेल लिए मैंने सिर्फ, ठीक है। फिर नॉन नेगेटिव लिखा है, इसको टिक करना पड़ेगा नॉन नेगेटिव बनाने के लिए, मैंने तो मैंने से नहीं आएगा, मैंने उल्टा पढ़ लिया था पहले, ठीक है। मैंने से सॉल्व किया इसको, अब क्यों नहीं सॉल्यूशन मिला, इसे क्या किया मैंने,
तो सेल चेंज करने से कहीं पे कुछ इश्यू किया क्या? तो ये सेल चेंज करने हैं, इसकी वैल्यू ये हो जानी चाहिए। हाँ, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। वैल्यू शुड बी 2297 201,780 और 800 कर देते हैं मे बी। नॉन लीनियर्स एल्गोरिथम्स में कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या? गिव मी अ सेकंड। अच्छा हाँ, मैं एल्गोरिथम कंफ्यूज था। लीनियर प्रोपोगेशन वाली वो थी, पैटर्न्स वाली था, नहीं सही तो बताया था। लीनियर प्रोपोगेशन में सॉल्यूशन निकाला बेसिकली, ठीक है। अब अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे जो मेरे सेल्स थे, जो 1900 समथिंग था वो 1700 समथिंग हो गया एंड ये वाला 665 समथिंग हो गया है, ठीक है। अब या तो मैं कीप सॉल्वर सॉल्यूशन रख सकता हूँ, मेरे डेटा के ऊपर अपडेट हो जाएंगे वो वैल्यूज, या फिर मैं यहाँ पे रिस्टोर ओरिजिनल वैल्यूज कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यूज ही चाहिए, बट मैं करूंगा क्या, मैं ना सेव सिनेरियो कर लूंगा। सिनेरियो का नाम लेट से एबीसी कर दिया, ओके किया, सिनेरियो मेरा सेव हो गया और मैं रिस्टोर ओरिजिनल वैल्यू करके ओके कर दिया, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू वापस डाल दी उसने, ठीक है। अब जो मैंने सॉल्विंग की थी ना, जो मैंने पूरा सिनेरियो बनाया था, जो भी किया था, ये सिनेरियो में जाके सेव हो जाता है। अभी डिपेंड्स ऑन कंस्ट्रेंट्स एंड एवरीथिंग। तो वहां टाइम लगेगा, नीचे देखो ना सॉल्विंग का वो चल रहा होगा। हाँ हाँ वही ना, वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को टेस्ट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। क्या है, आपने इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम दी होगी ना, इवोल्यूशनरी दी थी। हाँ, इवोल्यूशनरी बेसिकली मतलब वही होता है ना, स्टैटिस्टिकली जो पॉसिबल चीज है, तो स्टैटिस्टिकली उस नंबर को अचीव करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसमें लीनियर प्रोपोगेशन वाली दे दो वो। सॉरी, समझ गए ना आप, होगा क्या, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल सिनेरियो सेव कर लिया है, ठीक है। अब मैं डेटा में जाके, ये वर्टिफ एनालिसिस है ना, यहाँ पे मेरे पास सिनेरियो मैनेजर होता है, जो मैंने सिनेरियो सेव किया वो यहाँ पे सेव होता है, ठीक है। इसमें गया, ये रहा मेरा एबीसी के नाम से जो सिनेरियो सेव किया था मैंने सॉल्वर से, यहाँ पे देख लो। डेटा में जाके यहाँ पे वर्टिफ एनालिसिस है ना, इसके अंदर सिनेरियो मैनेजर होता है ना। अच्छा, आपके में सॉल्वर से सेव किया था ना मैंने, हाँ हाँ, मैंने सॉल्वर से सेव किया था ना, वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। मतलब ये एबीसी सिनेरियो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब व्हाट आई कैन डू इज आई कैन समराइज दिस, ठीक है। समरी में जाऊंगा इन लेट्स से दिस सेल, ओके। इसने बेसिकली एक समरी दे दी कि जो चेंजिंग सेल से ये वाला 60 की वैल्यू 1757 की थी और इसकी 0 कर दी थी, ठीक है। तो मेरा सॉल्यूशन अचीव हुआ था। तो मैं इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द डेटा, मैं डेटा में चेंज करने की जगह ऐसे प्रॉपर समरी भी देख सकता हूँ उसकी, ठीक है। इसमें ज्यादा सेल्स होंगे, मतलब अप टू 32 सेल स्टोर करना अलाउ करता है सिनेरियो, तो आप अप टू 32 सेल्स तक सेम समरी देख सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। और इसमें एक चीज और, इसको तो मैं डिलीट करता हूँ। इसके अंदर मैं दोबारा एक बार सिनेरियो मैनेजर में जाता हूँ। हाँ, सिनेरियो मैनेजर में जब मैं इसको समराइज कर रहा हूँ तो आई कैन सी कि इस सिनेरियो का एक पर्टिकुलर सेल के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। समरी पे क्लिक किया, यहाँ पे ना एक मैं सेल सेलेक्ट करूंगा कि इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, कि भाई एवरेज देख लेता हूँ कितनी हो जाती है मेरी, ठीक है। ये एवरेज का सेल है ना, मैंने एवरेज वाले को ओके किया। अब देखो ये एवरेज इस इतना चेंज हो जाएगा एवरेज में, इस सिनेरियो में एवरेज मेरी इस तरीके से चेंज हो रही है। हाँ, मतलब वैसे तो 229 ही है, बट पॉइंट के बाद डिफरेंस है। हाँ, बहुत माइनर डिफरेंस है। अगर ये वाले चेंजेस आते हैं तो बता रहा है कि वो एवरेज इस तरीके से चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैं मल्टीपल सेल्स भी देख सकता हूँ कि भाई मेरे को टोटल और एवरेज दोनों देखना है, ठीक है। अब जैसे मेरे को टोटल और एवरेज दोनों देखना है तो मैं दोनों को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ सेम तरीके से। एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर, इसमें समराइज किया, मैं दोनों सिलेक्ट कर दूंगा इस बार, ठीक है। एंटर किया, दोनों का बता दिया कि भाई ये चेंजेस होने पे इन वाले सेल में ये आई थिंक मेरा, हाँ ये सम वाला था, हाँ
सम वाला तो मैंने 7200 से 7800 बोला ही था सोलो करने को, 7800 करके दिया मेरे को, है ना। एवरेज मेरी इससे इस तरीके से इम्पेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली ज्यादातर मैक्सिमम टाइम जो आपका एक्सेल में यूज होता है ना, ये चीज, ये वर्स्ट केस बेस्ट केस के लिए यूज होता है, इस तरीके से समरीज बनाने के लिए कि भाई वर्स्ट केस में एवरेज मेरी ये रहनी चाहिए, तो मेरा सम ये हो जाएगा, या फिर जो भी जिस भी तरीके से आप चेंजेस करोगे अकॉर्डिंग टू योर कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, वो आप चीजें फाइंड कर सकते हो। क्लियर है, समझ आ गया, है ना, ठीक है। अब आपको ना एक चीज बताता हूँ, इसका एक छोटा भाई भी होता है, ठीक है। डेटा में जाऊंगा, वर्टिकल एनालिसिस में ही, एक गोल सीक है, सॉल्वर का ही छोटा भाई है, ठीक है। गोल सीक और सॉल्वर बेसिकली सेम काम करते हैं, ठीक है। सॉल्वर के अंदर आप कंस्ट्रेंट्स वगैरह काफी कुछ दे सकते हो, इसके अंदर सिंपल सा है कि भाई सेट सेल, ये वाले सेल को लेट से 500 कर दो, ठीक है, चेंजिंग सेल इस वाले सेल को चेंज करके, सिर्फ एक सेल को चेंज करके एक सेल पे इंपैक्ट देखना है, तो गोल सीक है, ठीक है। वही मैंने बताया कि सॉल्वर का छोटा भाई है, जो सॉल्वर काम करता है वो बहुत इन डेप्थ करता है, बिल्कुल छोटे से में करता है, ठीक है। ये गोल सीक है, इसको मैं ओके करूंगा, ये भी मतलब बेसिकली सेम ही चीज कर देगा, बट ये सेफ सिनेरियो वगैरह और ये सब ऑफर नहीं करता, तो इसको मैं ओके नहीं करता, ये डेटा चेंज कर देता है सीधा सीधा, ठीक है ना। सिनेरियोस मैनेजमेंट वगैरह कुछ नहीं हो सकता इसमें, उसमें तो जैसे अलग अलग एल्गोरिथम्स थी, कंस्ट्रेंट्स थे, है ना, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। और एक डेटा में वर्टिकल एनालिसिस में लास्ट चीज है, डेटा टेबल तो आपका वही है कि एक टेबल बनाने के लिए रो इनपुट वगैरह होगा ना, ये इसमें नहीं बता रहा, लास्ट चीज बतानी है, दिस इज फोरकास्ट शीट, एनालिसिस वाले में फोरकास्ट शीट है, ठीक है। एक्सेल के बेसिस पे जो आप प्रिडिक्शन करना चाहते हो कि सेल्स वगैरह कैसे मूव करेंगी, तो उसके लिए आपकी फोरकास्ट शीट यूज होती है, ठीक है। पंकज जी समझे? ठीक है, फोरकास्ट शीट यूज होती है इसके लिए, ठीक है। मैंने फोरकास्ट शीट का आया, सिलेक्ट करना पड़ेगा इसके लिए डेटा पहले। एक मेरे को फोरकास्ट शीट के लिए हमेशा डेट वाला पार्ट चाहिए होता है, डेट या टाइम वाला, ठीक है। तो एक मैंने अपना ऑर्डर डेट ले लिया, डेट है ही मेरे पास क्योंकि, ठीक है। एक मैं लेता हूँ सेल्स, मैं सेल्स की फोरकास्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं सेल्स सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आई कैन गो टू डेटा and I will select forecast sheet. Because the timeline is an even display consecutive नहीं है, हाँ इसमें प्रॉब्लम ये है कि ऑर्डर्स का डेटा है मेरे पास, एक ही दिन पे मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं, अब वो फोरकास्ट शीट लेगी नहीं, उसको एक एक डेट चाहिए, तो इसको भी यूनिक आउट करना पड़ेगा जैसे पिवट से किया था ना। हाँ, इसमें भी ये कर देते हैं, पिवट टेबल डाल देता हूँ, ऑर्डर्स न्यू वर्कशीट पे, ओके आ गया। अब मैं ऑर्डर डेट के बेसिस पे आई विल टेक सेल्स और इसको ना अनग्रुप कर दूंगा, क्योंकि मेरे को एक्चुअल पूरी डेटा चाहिए, इसको अनग्रुप कर दिया, ठीक है। मैं कंट्रोल ए कर सकता हूँ, सी, इसी शीट पे पेस्ट कर लूंगा जो आ गई, ये वाली शीट थी ना, सॉरी डुप्लीकेसी होंगी, हाँ। ऑर्डर डेट पे उस पे काम कर रहा है, डायरेक्ट काम कर रहा है, एक मिनट, ऑर्डर डेट लिया आपने, मैं भी तो वही कर रहा था, एक मिनट रुकना, एक मिनट, शायद से मेरे को समझ आ गया मैं कहाँ पे इशू कर रहा था, गिव मी अ सेकंड। हाँ शायद से मैं ये इशू कर रहा था,
एक मिनट, अब मेरा भी हो जाना चाहिए जहाँ तक है। हाँ इस तरीके से बनेगा। लेकिन मेरे में क्या हो गया, मेरे कहीं से कुछ इश्यू आ रहा हो पता नहीं। ऐसे तो मैं पिवट टेबल से कर लेता है इसे। आपके मैं फोकस समझाता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो बैक हटाएंगे। बैक हटाएंगे। फोकस शीट में सबसे पहले तो इसका जो बेसिक फोकस है वो बता देता हूँ, ठीक है। पंकज आप भी सुन लीजिए। बहुत पैसे हैं मेरे पास, देखो। ठीक है, अब इसमें ना हमने पहले तो इसको बहुत लंबे टाइम के लिए निकाला हुआ है। तो ये जो छोटी छोटी वाली देख रहे हो, बहुत छोटी मूवमेंट है यहाँ पे। हाँ। जो थोड़ा बोल्ड ऑरेंज है उसमें बहुत छोटी मूवमेंट है ना। तो दैट इज सेइंग कि बेसिकली मेरी जो सेल्स होगी वो इस तरीके से मूव करेगी, ठीक है। बट क्योंकि पहले मेरे पास पीक्स थे, तो इसने पीक्स की वैल्यू दी है कि भाई पीक्स इस तरीके से, इसके बीच में पीक्स भी आ सकते हैं, पॉइंट, इसके अंदर पीक्स भी आ सकते हैं। अब फोकस शीट में ना ये मोस्ट प्रोबेबली 1 साल का एक्स्ट्रा निकाल रखा है हमने, हाँ 1 साल का एक्स्ट्रा निकाल रखा है। एक्सेल की जो प्रिडिक्शन एल्गोरिथम्स है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, तो मैं कभी भी ना इतने ज्यादा लंबे टाइम के लिए इसे प्रेफर नहीं करता यूज करना। हमेशा जैसे 1 महीना या 1 हफ्ता इस चीज के ऊपर फोकसिंग करते हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल हम बेसिकली ऐसे करते हैं, हाँ कि मेरे को कितना करना है, सिलेक्टेड नहीं है करना है बस। इसके ऊपर एक सॉरी, हाँ ठीक है। इसके अंदर ना यहाँ पे एक तो मेरे पास फोरकास्ट एंड है कि भाई कहाँ पे एंड होगा फोरकास्ट, ठीक है। आई विल सिंपली डू कि मेरे पास लास्ट डेटा है 2017 का डेटा है ना, सो आई विल डू जनवरी 31st 2018, ठीक है। ये छोटा सा देगा, ये ज्यादा एक्यूरेट होता है कंपेयर टू। हाँ ये आपने किसके ऊपर किया है, अच्छा हाँ ठीक है, वो उसी हिसाब से फोरकास्टिंग करता है वो, ठीक है। नहीं वो वाली और रेंज कम करने को नहीं बोल रहा था मैं जो फोरकास्ट पीरियड है उसको कम करने को बोल रहा था, क्योंकि जितना आप डेटा दोगे उतना तो अच्छा ही है, ठीक है। जैसे इसके में मैंने किया ना, इनके में देखो ये देखो कि ये वाला पार्ट है मैंने सिर्फ 1 महीने का निकाला है अब, तो ये वाला ज्यादा एक्यूरेट होता है कंपेयर टू जो मैं एक पूरे साल का निकाल रहा होता हूँ। वैसे तो मैं प्रिडिक्शन वाला पार्ट एक्सेल से बहुत कम करूंगा, मतलब करूंगा ही नहीं, ठीक है। बट एक्सेल एक ऑप्शन देता है, तो आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट दैट, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ पे मैंने जो फोरकास्ट एंड है ना, यहाँ पे डेट चेंज कर दो कि कहाँ तक का फोरकास्ट चाहिए, ठीक है ना। जो बैकएंड डेटा है वो आप पूरा ही दोगे, हाँ एक नया बन जाएगा, मैं लास्ट में देखोगे वो वाला पार्ट आ जाएगा। अरे अच्छा नहीं आपने क्रिएट कर दिया है, वो नया क्रिएट हाँ किया है हमने, ऑलरेडी क्रिएटेड पे नहीं चेंज होगा। हाँ ऑलरेडी क्रिएट पे चेंज नहीं होता। अरे क्या यार कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये लो, focus sheet। हाँ हाँ, कुछ तो इशू आ रहा है। टाइमलाइन का जो रेंज है ना मैंने यहाँ से कम करा। अच्छा जैसे अच्छा अभी A to से A30 दिखा रहा है ना आपको, हाँ तो इसको मैंने B to से B30 कर सकता है। ठीक है। वैल्यू का रेंज। अब यहाँ पे है ना फोरकास्ट एंड, स्टार्टिंग डेट जो है हाँ यहाँ से रेंज कर सकते हैं ना। हाँ हाँ और एंड डेट वहां से, 5 दिन का इसमें 5 दिन का दिखा रहा है ना, 29 से 2। हाँ ये 5 दिन का दिखा रहा है बेसिकली बस, तो ये इज स्टिल बेटर, ठीक है। बट जो मेरा गोल रहता है वो रहता है कि मैं डेटा जितना ज्यादा है उतना ज्यादा दे दूं, फोरकास्ट छोटे टाइम के लिए कराऊं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो वैल्यूज का ही खेल है सारा, ठीक है क्लियर है। ये बेसिकली एक्सेल के कुछ इनबिल्ट एनालिसिस टूल होते हैं, मतलब सॉल्वर एड इन है, बट बाकी जो हमने गोल सीक किया या फिर फोरकास्ट शीट वगैरह किया ये एक्सेल के इनबिल्ट एनालिसिस टूल होते हैं, ठीक है। अब आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। एक काम करो बस, एक ना अपना एड इन एक और है उसे एनेबल कर लो, ठीक है। उसे एक्सप्लोर करके आना, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है। हाँ एसक्यूएल की क्लास पता नहीं होगी नहीं, लेकिन बच्चे आएंगे नहीं आएंगे। कम टुडे
थोड़ा टाइम है, ठीक है। अम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। हाँ, ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग कि आज तो नहीं करते हैं, आज तो क्लास वगैरह नहीं होगी, ठीक है। आपका एक काम करते हैं, आपका ना 3 to 4 वाला जो टाइम है, या 3 to 5 वाला टाइम, ओवर द वीकेंड एसक्यूएल स्टार्ट कर लेते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा आई थिंक। 3 to क्या बताओ, बैच है, मैं ऐसे टाइम चेंज नहीं कर सकता ना। अम, ठीक है, आपकी एक छोटी सी क्लास ले लेते हैं, ठीक है, एसक्यूएल वगैरह की, है ना, क्योंकि हाँ आज के लिए वो ले लेते हैं। बाकी अब 2 टॉपिक स्टार्ट कर पाओगे, एसक्यूएल साथ में स्टार्ट कर लोगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, इसके अंदर एक बार वो एक्सटेंशन बता रहा था मैं एनेबल करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए वही डेवलपर पे जाऊंगा मैं वापस, ठीक है। इस बार ना कॉम एडिंस पे जाऊंगा मैं, ठीक है। कॉम एडिंस पे गया, यहाँ पे होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल लास्ट, राइट। इसको बस टिक करके ओके कर दो, लास्ट में होगा पावर पिवट का एक ऑप्शन आ जाएगा। नहीं नहीं, ऊपर टैब में डिटेल जहाँ पे आता है ना, वहीं पे लास्ट में करके देख लो एक बार। आया तो दिखा दो। नहीं नहीं, टिक करना है उसे आगे। हाँ, अब ओके, हाँ वो आ जाएगा, पावर पिवट आ गया ना ऊपर। हाँ, ठीक है। ये पावर पिवटिंग है, ठीक है। पावर पिवटिंग का बेसिक मतलब क्या होता है, हाँ इसमें बहुत छोटे ही हैं, इसमें हमें इतने सारे ऑप्शंस का काम भी नहीं है। जो सबसे पहला मैनेज का ऑप्शन है ना, सिर्फ उसी का काम होता है, ठीक है। उससे आपकी पूरी एक विंडो खुलेगी, उसके अंदर फिर आप एक्सप्लोर करना, ठीक है। उससे पूरी एक नई एक्सेल शीट टाइप सी विंडो खुल जाएगी। हाँ, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, इनको एक्सप्लोर करना, ठीक है। पावर पॉइंट का बेसिक मतलब बता देता हूँ, पंकज जी को तो बताया भी था मैंने। जो पिवट टेबल्स होते हैं उनकी ना एक लिमिटेशन क्या है कि भाई एक पिवट टेबल के अंदर मैं एक ही टेबल के डेटा के ऊपर वर्क कर सकता हूँ। मतलब एक ही टेबल के अंदर जितने भी मेरे पास कॉलम्स है उन्हीं पे वर्क कर सकता हूँ मैं। चाहता हूँ, मान लो 2-3 टेबल है मेरे पास, इंटरलिंक टेबल है, उन पे मैं एक पिवट टेबल नहीं बना सकता। तो पावर पिवट यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आरडीबीएस टाइप ही है। बिल्कुल एक ही पिवट टेबल में बना सकता हूँ, मतलब बहुत सारे टेबल्स को कंबाइन कर सकता हूँ। बेसिकली वही है, जैसे आरडीबीएम्स में लिंकिंग होती है ना, 1 to 1 टाइप्स। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मैं मल्टीपल पे करूंगा तो रिलेशनशिप तो चाहिए ना बीच में, ऐसे कैसे मैं पिवटिंग करूंगा, राइट। तो ये वही है, उसका सॉल्यूशन है बस ये, ठीक है। तो इसको हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इतनी शीट को सेव कर लीजिए, ठीक है। किसके प्रोजेक्ट्स, पिवट्स वगैरह के, और एनालिसिस वगैरह वाला पार्ट जो है, हाँ इसके लेट मी चेक, और का शीट बना गया ये। हाँ, इस डैशबोर्डिंग वगैरह तक तो प्रॉपर काम आता है। जो एनालिसिस वाला काम है ना, दैट इज मोर फॉर जब आप आगे के लिए एनालिसिस वाला सीख रहे हो ना, तो उसका एक बेस बनाने के लिए है। एक्चुअली जॉब्स वगैरह में ये सब चीजें काम नहीं आएंगी। जॉब्स वगैरह में आपके फॉर्मुलाज, डैशबोर्डिंग वगैरह, डैशबोर्डिंग तक का जो पार्ट है वही काम आता है। पावर पिवट स्टिल आ सकता है, पावर पिवट की स्टिल आपको नीड पड़ सकती है। फोरकास्टिंग वगैरह एक्चुअली करते ही नहीं एक्सेल के यूज। हाँ वही कर रहे हैं, पता होना चाहिए भाई। ये मतलब एक्सेल के ऑलमोस्ट सारे ही ऑप्शंस आपको अब आइडिया हो गए, मतलब 2-3 ऑप्शंस और बचे हैं, मेन फॉर्मूलाज और चार्ट्स वगैरह, मतलब डैशबोर्डिंग पूरा वही ही मेन है। जस्ट पार्ट ऑफ द करिकुलम है, तो पार्ट ऑफ द करिकुलम है, तो मैंने बता दिया। एंड द पॉइंट इज कि अभी इंडस्ट्री में यूज नहीं हो रहे, मे बी इंडस्ट्री थोड़ी शिफ्ट करे आगे, क्योंकि एक्सेल ने ये वाले सारे ऑप्शंस भी अभी अभी डाले हैं। जो आज आज भी अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे तो 2003 2013 ये सब वाले एक्सेल यूज हो रहे हैं, उनमें सारे ऑप्शंस है ही नहीं। इंडस्ट्री जैसे मूव करेगी, अपडेट करेंगे लोग अपने एक्सेल्स, तो ये सारे ऑप्शंस उनको मिलेंगे। क्या आप इंडस्ट्री इसकी तरफ भी शिफ्ट करे, क्या एक्सेल पे थोड़ा बहुत मतलब फोकसिंग वगैरह स्टार्ट हो जाए। तो
बी अहेड ऑफ बी अहेड ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है ना। मैं असाइनमेंट्स देखता हूँ एक बार। देता हूँ मैं। अच्छा, एक तो पॉइंट है ना कि आप लोगों को मैं उनके साथ मर्ज भी नहीं कर सकता, क्योंकि आई थिंक आपको भी एसक्यूएल का आइडिया है। मेरे को हाँ, नहीं, मेरे को आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अच्छा, तो आपको तो मैं उनके साथ स्टिल मर्ज कर सकता हूँ, बट आपको तो क्योंकि उनके में वो नहीं है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ हाँ, मैं इसी वजह से मर्ज करना नहीं चाह रहा हूँ ना इनको, क्योंकि आपको डेटा क्रिएशन, टेबल क्रिएशन, कंस्ट्रेंट्स वगैरह ये सब तो ऑलरेडी आता होगा आई थिंक। रिवाइज करवाना है ना आपको सिर्फ। नहीं नहीं, पॉइंट है आपको सिर्फ रिवाइज कराना है आपको। हाँ, उनको सिखाना है। सो कंस्ट्रेंट्स का टॉपिक है जो प्राइमरी की वगैरह आपको पता होगा, नाम तो पता होगा। हाँ, वो दो दो दिन से वो प्राइमरी की वगैरह वाले कंसेप्ट को समझ रहे हैं। गेटिंग अ पॉइंट, इसलिए मर्ज नहीं कर रहा। हाँ, वो डन है। क्वेश्चंस तो मेरे पास बहुत सारे हैं ही, मैं एक बार ये वाला असाइनमेंट और देख रहा हूँ, ये वाले आपको, वो तो मैं आपको दे दूंगा, कोई इश्यू नहीं है उसमें तो। हाँ, नहीं वो तो, हाँ, और बिल्कुल 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 प्रैक्टिस के साथ वो चीजें मन में बैठ जाती हैं, वही होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पाओगे सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, वो डाल लो। हाँ, ऐसा मत करना, क्योंकि इसमें वो मेरे थोड़े पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी हैं। दोनों को एक साथ। एसक्यूएल इज फॉर डेटाबेस, ठीक है। बेसिक अगर मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग में आपको बताऊं, हाँ, एक्सेल में बहुत ज्यादा लिमिटेशंस हैं। हाँ, बेसिकली हाँ, रिलेशनल है वो। एक्सेल में तो रिलेशंस होते ही नहीं ना। देखो, बहुत बेसिक टर्म्स में बताऊं तो एक्सेल के अंदर सबसे पहले तो आप 10,78,000 समथिंग, 10,48,756 कुछ लिमिट है रोज की, इतने ही एक बार में रोज पे वर्क कर सकते हो, मैक्सिमम इतनी ही रोज अलाउ करता है एक्सेल, 10 लाख के आसपास। बहुत नहीं होता, जब आप एक्चुअल डेटा के ऊपर वर्क करोगे उसमें करोड़ों में रोज होती है। बहुत नहीं होता, तो पहले तो ये लिमिटेशन है। दूसरा, कि जैसे उन्होंने बोला कि भाई 10 लाख की लिमिट तो है, बट उसमें आप 30-32 हजार रोज भी डाल दोगे ना, तो एक्सेल पूरा लैग करने लग जाएगा, वो 10-10 15-15 मिनट ले लेता है एक काम के लिए। तो इस चीज को भी फिर एक्सक्यूएल फिक्स करता है। एसक्यूएल एक तो लिमिट नहीं है उसके अंदर, आप जितनी मर्जी रोज रख सकते हो, करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़, जितनी मर्जी रोज रखो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दूसरा, एसक्यूएल ना बहुत ज्यादा फास्ट है कंपेयर टू एक्सेल। अगर फॉर एग्जांपल एक्सेल में किसी काम में 1 मिनट लग रहा है, तो एसक्यूएल विल टेक 0.3 सेकंड के आसपास, कुछ सेकंड्स भी नहीं, 1 सेकंड से भी कम में। एक्सेल का, हाँ, एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम इज 0.3 0.4 सेकंड, ठीक है। अब इतना ज्यादा फास्ट क्यों है? क्योंकि एक्सेल बना है यूजर्स के लिए जो नॉर्मल कंप्यूटर चला रहे हैं, उनको प्रॉपर एक पूरा जीयूआई चाहिए, पैनल चाहिए, ऑप्शन चाहिए, क्लिक चाहिए, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला पूरा फीचर चाहिए, एनिमेशन चाहिए। एक यूजर जैसे यूज करता है सिस्टम को, एक्सेल उसके लिए बिल्ट है। तो अब ये सारी जितनी भी चीजें हैं, एलिमेंट्स डालना, हाँ, एसक्यूएल में ये सब नहीं होता। ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी स्लो करती है एक सॉफ्टवेयर को, एनिमेशन वगैरह ये सब। एस हाँ, रिसोर्सेज लेती है बेसिकली। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल में आपने सिर्फ कमांड लिखी, रन किया, उसने काम करके दिया। कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप पिवट टेबल में ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो, कुछ चार्ट बना रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, कुछ भी नहीं, सिर्फ कमांड और आउटपुट। तो इस वजह से एसक्यूएल बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। एंड इसीलिए कंपनी ज्यादातर एसक्यूएल को ही प्रेफर करती हैं जब भी आपको डेटा को स्टोर करना होता है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्लस एसक्यूएल का एक फायदा ये भी रहता है कि वो ना कहीं पे भी कनेक्ट हो जाता है। मैं वेबसाइट बनाई, उससे एसक्यूएल कनेक्ट हो जाएगा। मैंने कोई पाइथन का कोड लिखा, उससे एसक्यूएल कनेक्ट हो जाएगा। कोई सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, उससे एसक्यूएल कनेक्ट हो जाएगा। ऐप रन हो रहा है, उससे एसक्यूएल कनेक्ट हो जाएगा। तो एक कंपनी जैसे गूगल है, उसकी इतनी सारी सर्विसेज हैं, वेबसाइट्स हैं, एप्स हैं, प्रॉपर डिवाइसेज हैं, सब कुछ है। उन्होंने एक सेंट्रल डेटाबेस बनाया, जिससे कनेक्ट कर दिया, सारा डेटा वहां पे आके स्टोर हो रहा है। तो यूनिवर्सिटी भी है एसक्यूएल के अंदर। इस वजह से भी एसक्यूएल को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है हर प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट रहता है। एक मैं आपको ये वाली शीट भेज देता हूँ, इसके अंदर ना मैक्रोस वगैरह वाला पार्ट भी है। तो आई थिंक मैक्रोस का आइडिया है आपको? नहीं ना? तो जो सा पार्ट हो जाए वो कर लेना, बाकी छोड़ देना। मैक्रोस बेसिकली वही कि मैंने कुछ स्टेप्स किए एक्सेल के अंदर, मान लो समरी करी या कुछ भी रिकॉर्ड कर लिया। हाँ बेसिकली वही, एक शॉर्टकट की असाइन करके फंक्शन बना दिया बेसिकली। हाँ हाँ, दैट इज मैक्रो। हाँ, इसमें डैशबोर्ड्स, फॉर्मूलाज, एडवांस चार्ट्स, पावर टूल्स में पावर पिवट आना था इसमें, और एक होता है पावर क्वेरी एडिटर। ये दो चीजें होती हैं, ये भी है। हाँ, अभी आपने पावर टूल से पहले पहले वाला पार्ट किया है सारा। हाँ बिल्कुल 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 डन। हाँ, पावर क्वेरी एडिटर है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई इशू नहीं है। हाँ, बाद में बिल्कुल। ठीक है, आप इतने फिर इंस्टॉलेशन करो, और इतने में बेसिक आइडिया देना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जब आप एसएसएमएस, हाँ वही कह रहा हूँ, जब आप एसएसएमएस इंस्टॉल कर लेते हो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ओपन हो रहा है। एसएसएमएस थोड़ा सा स्लो सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट के मतलब सारे सॉफ्टवेयर थोड़े से स्लो है, तो ओपन होने में टाइम लेते हैं। इट विल टेक अ लिटिल टाइम टू ओपन अप। ठीक है, बट अगर मैं बहुत बेसिक आइडिया दूं, तो एसक्यूएल ना एक्चुअली में कोई जीयूआई प्रोवाइड नहीं करता, आपको दिखता नहीं है एसक्यूएल इंस्टॉल होने के बाद। जैसे एक्सेल है, आपने इंस्टॉल किया, एक सॉफ्टवेयर आपके टास्क मैनेजर में आ गया, क्लिक किया, ओपन हो गया, पूरा दिखता है। एसक्यूएल ऐसा कुछ नहीं करता। एसक्यूएल इज बेसिकली लाइक अ बैकग्राउंड सर्विस। ठीक है, बैकग्राउंड में वो इंस्टॉल हो गया है। अब जैसे आप अपना लैपटॉप स्टार्ट करोगे, वो स्टार्ट हो जाता है, शट डाउन करोगे, बंद हो जाएगा, उसमें कुछ भी दिखता नहीं है। ठीक है, तो अब मेरे को वैसे तो देखो, जब मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट कहीं पे वर्क कर रहा होता हूँ, या फिर बिजनेस एनालिस्ट या किसी भी फील्ड में वर्क कर रहा होता हूँ, एसक्यूएल को मैं ज्यादा पाइथन से या किसी भी ऐसे टूल से यूज करता हूँ। ठीक है, बट क्योंकि अभी हम एसक्यूएल सीख ही रहे हैं, तो इसके लिए मेरे को ना एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे मैं एसक्यूएल को डायरेक्टली यूज कर पाऊँ। तो वो सॉफ्टवेयर है एसएसएमएस। ठीक है, हाँ, एसएसएमएस इज एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, कनेक्ट होकर चलेगा। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो फुल फॉर्म है इसकी। ठीक है, अब हम ना एसक्यूएल देखो, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, स्क्रिप्टेड क्वेरी लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, और वो ना पब्लिकली अवेलेबल लैंग्वेज है। ठीक है, तो जितने भी एसक्यूएल के सर्वर्स होते हैं, सर्वर्स या जितने भी टूल्स हैं, वो अलग अलग कंपनीज के थ्रू डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, गेटिंग दिस पॉइंट, कि एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, उसको अलग अलग कंपनीज अपने अलग अलग वैरायटी से डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, तो जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक, अगर मैं एसक्यूएल का बात करूं, जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, दैट इज एमएस एसक्यूएल, जो हम जिस पे हम वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का ये एसक्यूएल का वर्जन है। ठीक है, यही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, एमएस एसक्यूएल। बट इसके ना और भी बहुत सारे वर्जन है, जैसे आपने माई एसक्यूएल के बारे में सुना होगा सबसे ज्यादा, मतलब नहीं आइडिया आपको? कोई इशू नहीं, माई एसक्यूएल के बारे में वैसे सबसे ज्यादा सुना जाता है, क्योंकि स्कूल्स वगैरह जब भी, हाँ कॉलेज वगैरह में वही पढ़ाते हैं, क्योंकि वो काफी इजियर होता है। एंड पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत छोटे लेवल पे जब मैं एसक्यूएल सीख रहा हूँ, तो बेस्ट होता है वो। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए काफी बेस्ट रहता है। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री में सीधा सीधा काम करना है, एंड हाँ एमएस एसक्यूएल पे सीधा मूव करते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, नो एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल, ओरेकल का है, बीच में हम ओरेकल यूज भी करेंगे, बल्कि जब एसक्यूएल पढ़ रहे होंगे तो ओरेकल हम बीच में यूज भी करेंगे। ठीक है, ओरेकल का है, और भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, डेटाबेस मैनेज करने के लिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब एसक्यूएल एक लैंग्वेज है। ठीक है,
तो वो काम करती है डेटाबेसिस के ऊपर, ठीक है। डेटाबेसिस को आप इस तरीके से समझो कि जो हमारा डेटा है ना, जैसे हम एक्सेल के अंदर स्टोर कर रहे थे, वैसे एक स्टोरेज का तरीका है, ठीक है। इनसाइड तो वो एक्सटर्नल फॉर्मेट्स में अलग फॉर्मेट में सेव होता है, बट उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बेसिकली मान लो कि भाई जैसे एक्सेल में वर्कबुक बनाते हो ना, वैसे आपका एक डेटाबेस है, और जैसे वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट्स होती हैं, वैसे डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होते हैं, ठीक है। अब भाई आप शीट्स को भी कनेक्ट कर सकते हो आपस में, अब आप डेटाबेस को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हो, सॉरी डेटाबेस कह रहा हूँ, टेबल्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर रहता है। अब जैसे एक्सेल के अंदर तो आपको शीट पे, वर्कबुक पे किसी भी कुछ भी काम करना है, जीओआई प्रॉपर क्लिक किया, खुल गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। एसक्यूएल के अंदर जीओआई नहीं है, पहले बताया मैंने। तो जो ये डेटाबेस पर वर्क हो रहा है, ये वर्क मैं कमांड्स के थ्रू करता हूँ, ठीक है। इन्हीं कमांड्स को मैं क्वेरीज भी कहता हूँ, ठीक है। और जो इन्हीं क्वेरीज का सेट है वही एसक्यूएल है, ठीक है। तो एसक्यूएल इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज, ठीक है। वर्क कर रहा हूँ मैं डेटाबेसिस के ऊपर। तो जो मैं अभी एमएस एसक्यूएल डाल रहा हूँ, दैट इज माय एसक्यूएल सर्वर। तो वो दो चीजें करता है, एक तो डेटाबेसिस को पूरा मैनेज करके रखेगा, डेटाबेस अपना सारा डेटा स्टोर करके रखेगा। दूसरा, जब भी उसे एक एसक्यूएल का कमांड मिलेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा कि भाई यूजर क्या कहना चाहता है, और डेटाबेस के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो डेटा डालना, निकालना, देखना, अपडेट करना, डिलीट करना, कुछ भी करना है मेरे को डेटाबेस के ऊपर, सब कुछ एसक्यूएल से होता है, ठीक है। क्लियर है, समझ आया, ठीक है। अब एसक्यूएल में क्योंकि बहुत सारे कमांड्स हैं, तो उसको सीखने के लिए ना एक कैटेगराइजेशन कर लेते हैं हम पहले, ठीक है। मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, यूनिवर्सल है ये, ठीक है। तो इसकी ना कैटेगराइजेशन हो रखी होती है कि एसक्यूएल के कमांड्स अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है, 4 कैटेगरीज हैं ओवरऑल, ठीक है। एक है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन डीएमएल, डेटा कंट्रोल डीसीएल, एंड डेटा ट्रांजैक्ट लैंग्वेज डीटीएल, ठीक है। ये 4 होते हैं, ठीक है। इसमें से जो डेटा डीडीएल डेफिनेशन लैंग्वेज, वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और डेटा ट्रांजैक्ट लैंग्वेज, ये 3 हम पढ़ते हैं। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज हम एसक्यूएल में कवर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है ना, वो जब आप एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जाते हो तब यूज होती है। वो बेसिकली उसके लिए यूज होती है कि भाई किस यूजर को कितना डेटा देखने देना है, कितना नहीं देखने देना है, उस सब वाले पूरे पार्ट के लिए यूज होती है। तो वो हमारी जॉब प्रोफाइल के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो डेटा कंट्रोल हम 3 सीखेंगे, डीडीएल, डेटा कंट्रोल नहीं, डेटा ट्रांजैक्ट लैंग्वेज, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसके अंदर ना कॉलम्स तक की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं डेटाबेसेस बना रहा हूँ, टेबल्स बना रहा हूँ, उसके अंदर कॉलम्स वगैरह बना रहा हूँ, यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं डेटा का स्ट्रक्चर दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। और मैं मेन डेटा देखो तो मेरा जो मेन डेटा है वो तो रोज है ना। जो एक्चुअल डेटा है वो तो रोज है। उन रोज के अलावा जो मेरे को जरूरत पड़ती है भाई, उन रोज को मैं एक टेबल में रखूंगा, हर एक कॉलम को एक नाम दूंगा, टेबल्स को आपस में रिलेट करूंगा, ये सब करूंगा, राइट। तो ये वाला जितना भी पार्ट होता है दैट इज डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद जब मैं एक्चुअल रोज पे काम करता हूँ कि जब अब मेरे पास रोज आ गई, मैं रोज के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो दैट इज माय डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद आता है डेटा वैल्यूज से जो भी हम खेल रहे हैं, सम ऑफ सेल्स निकालना है, एवरेज ऑफ सेल्स निकालना है, या फिर रीजन वाइज सेल्स देखनी है, कुछ भी करना है, वो मैनिपुलेशन का पार्ट है, ठीक है। तीसरा आता है डेटा ट्रांजैक्ट लैंग्वेज, ठीक है। अब एसक्यूएल के साथ ना एक डेटा ट्रांजैक्ट लैंग्वेज समझने के लिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि एसक्यूएल के साथ ना एक आप दिक्कत कह लो या उसका फीचर कह लो या कुछ भी कह लो, ये कि उसके अंदर ना कंट्रोल जेड नहीं कर सकते आप। जैसे एक्सेल के अंदर आपने किसी शीट में से कोई कॉलम डिलीट कर दिया, कंट्रोल जेड किया, वापस आ जाएगा। एसक्यूएल के अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, डिलीट हो गया तो हो गया, ठीक है। हम इसका फीचर कह लो या बग कह लो या दिक्कत कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, बट ये ऐसे ही होता है, नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसी चीज का सॉल्यूशन होता है डेटा ट्रांजैक्ट लैंग्वेज, ठीक है। और डेटा ट्रांजैक्ट लैंग्वेज का एक मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, तो जैसे गेम्स के अंदर एक आप लेवल खेल रहे हो, तो लेवल लंबे होते हैं, तो बीच में चेक पॉइंट्स होते हैं, है ना। आपने एक चेक पॉइंट अचीव किया, उसके बाद आप जाके किसी हर्डल में मर भी गए तो चेक पॉइंट से आप रिस्टार्ट कर सकते हो, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से करने की जरूरत नहीं होती, पॉइंट। डेटा ट्रांजैक्ट लैंग्वेज बेसिकली इसी तरीके से है, ठीक है, कि भाई आप कुछ डिलीट करने वाले हो, आपको पता है मैं गलती कर सकता हूँ कमांड्स में, तो आप ना एक चेक पॉइंट बना लेते हो, ठीक है। फिर आप अपना काम करते हो, अगर आपने काम कर लिया, चेक किया, सब कुछ ठीक है, तो फिर उस चेक पॉइंट को एंड कर देते हो, मतलब मेरा काम हो गया है। अगर आपको बाई चांस कमांड्स में कहीं पे गलती हो जाए, कोई कॉलम गलती से डिलीट कर दिया या कोई वैल्यू गलत अपडेट कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो आप उस चेक पॉइंट पे वापस आ सकते हो, ठीक है। अब ये बिल्कुल कंट्रोल जेड की तरह तो नहीं है, ठीक है, बट थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है मेरे को अपने कमांड्स को रन करने में, ठीक है।
इसके अंदर ये चीज एक स्टिल प्रॉब्लम है कि भाई आपने मान लो चेक पॉइंट बनाया, उसके बाद 5 कमांड रन किए, 5 में से 5वां कमांड ही गलत था, बाकी 4 कमांड ठीक थे। चेक पॉइंट यूज करोगे तो आपको पांचों के पांचों रिवर्स हो जाएंगे। तो हाँ, पाइथन वाला नॉर्मलाइजेशन अलग है। जो पाइथन वाला नॉर्मलाइजेशन है, सॉरी, इंस्टॉल हो गया है, ठीक है, बिल्कुल। वही हमें जो फाइल थी ना, दोबारा ओपन करनी है और इसमें डाउनलोड मीडिया करना है। हाँ हाँ, नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजार्ड की फाइल नहीं होती, जो वो है ना, एक सी फाइल है जिससे आपने अभी अभी सर्वर इंस्टॉल किया है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं, मैंने बताया तो फिर आ गया ना। ठीक है, हाँ, आपके नॉर्मलाइजेशन का डाउट क्लियर कर रहा था। नहीं, नॉर्मलाइजेशन जो स्टैटिस्टिक्स वाला नॉर्मलाइजेशन होता है ना, वो नहीं है ये। इसमें बेसिकली नॉर्मलाइजेशन का अगर मैं बहुत बेसिक मतलब बताऊं, तो मान लो मेरे एक टेबल के अंदर 1000 कॉलम है, अब उनको मैं 300 300 400 में अलग अलग टेबल्स बना रहा हूँ। दिस इज बेसिकली नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब वो किस बेसिस पे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या रीजन होता है, वो सब नॉर्मलाइजेशन के टाइम पे पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, क्लियर। तो इतने इंस्टॉल है, तो मैं आपके भी तो इंस्टॉल है ना। हाँ, आप शेयर कर लो लैपटॉप इतने, एक बार खोल लो आप, कोई इशू नहीं। सॉरी, नहीं नहीं नहीं, आप सीधा एसएसएमएस खोलो, वो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। हाँ, सीधा आप एसएसएमएस खोलो बस, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो खोल लो सीधा। क्या हो गया? ओके, डन। ठीक है, तो जैसे ही आप ओपन करते हो, इस तरीके का पैनल होगा, जैसे मेरे स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ, वेट करो, अभी ओपन, हाँ अब आया ना, ओपन हो रहा था। ठीक है, इस तरीके का पैनल आ रहा है। ठीक है, अब हाँ, एक बार, ठीक है, इसके अंदर ना बाय डिफॉल्ट तो ये जो नाम वगैरह मेरे भरे हुए हैं ना, ये नहीं आते, ये कुछ इस तरीके से आएगा बाय डिफॉल्ट, जब आप देखोगे कुछ इस तरीके से आता है ये। ठीक है, ऐसा तो दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, तो भी मैं रिमूव कर देता हूँ। इस तरीके से बाय डिफॉल्ट दिखता है, ठीक है, जब पहली बार आप खोलोगे। अब इसमें ना मेरे को अपना एसक्यूएल सर्वर स्पेसिफाई करना पड़ता है कि भाई मेरा एसक्यूएल सर्वर कहाँ पे है, तो उससे कनेक्शन बना लो। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ब्राउज पे जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे लोकल है सबसे ऊपर। ठीक है, बस अलग अलग ऑप्शन है कि लोकल, नेटवर्क, एज्योर, फैब्रिक, अलग अलग है। ठीक है, लोकल का मतलब होता है कि जो मेरा एसक्यूएल सर्वर है सेम लैपटॉप के अंदर है, मैं लोकल के अंदर देखता हूँ। नेटवर्क का मतलब है कि भाई मैं एक ऑफिस में बैठा हूँ, पूरे ऑफिस के लिए एक सिस्टम है जिसके ऊपर एसक्यूएल सर्वर रन कर रहा है, मैं सिर्फ उससे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो दैट इज नेटवर्क। ठीक है, एज्योर इज जब मेरा क्लाउड बेस्ड एसक्यूएल सर्वर चल रहा है, मेरे पास क्रेडेंशियल्स है मेरे क्लाउड के, एंड उससे मेरा एसक्यूएल सर्वर चल रहा है, तो दैट इज एज्योर। ठीक है, फैब्रिक इज बेसिकली द सेम थिंग, एक अलग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है बस ये। ठीक है, उसके बाद हाँ, रजिस्टर्ड सर्वर्सेस कि भाई मेरी ही कंपनी के पर्सनल सर्वर्स हैं, हाँ, उनके एड्रेस देके कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने अपना एसक्यूएल सर्वर सेम लैपटॉप पे इंस्टॉल किया, लोकल पे करोगे। जब आप किसी कंपनी में भी जाओगे तो आपको इतना सारा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो आप नेटवर्क के ऊपर जा रहे होगे या फिर एज्योर। हाँ, ठीक है, क्योंकि एसक्यू, सॉरी, हाँ, एज्योर इज क्लाउड। ठीक है, इन दोनों पे जा रहे होगे। ठीक है, काफी सिंपल है, लोकल पे जाते हैं। ठीक है, लोकल के अंदर अभी मेरा, मैं एक्चुअली ना मल्टीपल एसक्यूएल सर्वर भी इंस्टॉल करके रख सकता हूँ एक सिस्टम के अंदर, तो मेरे पास अभी एक ही इंस्टॉल्ड है,
वही दिखा रहा है, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सब कुछ ऑटोमेटिकली फिल कर देगा इस हिसाब से, ठीक है। बस मेरे को एक चीज क्या करनी है, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, इसको टिक करना है, ठीक है। इससे बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई ये मेरा सर्वर जो है ट्रस्टेड सर्वर है, इससे कनेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो बस कनेक्ट कर लो, तो इट विल टेक अ सेकंड। और जैसे ही मेरे पास ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर का पैनल आ गया, इसका मतलब है कि भाई मेरा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है, कनेक्ट हो गया है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो पैनल है ये लेफ्ट साइड आता है, बट मेरे को राइट साइड ज्यादा सूटेबल लगता है, तो मैंने इसे राइट साइड कर रखा है बस, ठीक है। तो ये मैं समझा कि आपका तो लेफ्ट आया था, मेरा राइट क्यों आ रहा है, ये सब ये, ठीक है ना। हाँ तब सबसे पहले ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर मेरे पास मेरे डेटाबेस में, सॉरी मेरे सर्वर के ऊपर जो भी चीज स्टोर्ड है वो सारी दिखती है, ठीक है। अब एक एक्सक्यूएल सर्वर के ऊपर सिर्फ ना डेटाबेसेस नहीं होते, काफी सारी और भी चीजें होती है, सिक्योरिटी की पॉलिसीज होती हैं, यूजर रोल्स वगैरह होते हैं, उसका मेन फ्रेम वगैरह होता है, एक्सएमएल फाइल्स वगैरह होती है, काफी कुछ होता है। तो वो सब कुछ यहाँ पे दिखता है, ठीक है। हमें बाकी किसी भी चीज से कुछ काम नहीं होता, हमें काम होता है सिर्फ जो पहला फोल्डर है डेटाबेसेस का, उससे। थोड़ा जूम करोगे अगर नहीं दिख रहा है तो, दिख रहा है ना, डेटाबेसेस है, इससे सिर्फ काम होता है। इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे पास सिस्टम डेटाबेसेस और डेटाबेसेस स्नैपशॉट, इसको फिर से इग्नोर कर दो, ये एसक्यूएल की अपनी चीज है, छोड़ दो उसे, ठीक है। जो भी मैं डेटाबेस बनाऊंगा, मैन्युअली बना रहा हूँ, वो सब मेरे को यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं। तो सभी 4 डेटाबेस बने हुए हैं, तो मेरे को चारों दिखा रहा है। आपके पास जैसे आप नए सर्वर पे हो तो कुछ भी नहीं होगा, तो खाली दिखाएगा, ठीक है। बट जैसे हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके बाद जैसे मैं इसकी एसएमएस की बात कर लेता हूँ, ठीक है। दिस इज फॉर लाइक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसको मैं ओपन करूंगा, तो अब डेटाबेस में भी सिर्फ टेबल्स नहीं होते, काफी सारी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें दिखाएगा कि भाई डाउनलोड हो गया। इसको सिर्फ कुछ नहीं करना, ओपन फोल्डर कर लो, ये मेरा फाइल है, मैं क्लिक करूंगा, ये ओपन हो जाती है। बस सेटअप में चले जाऊंगा यहाँ से, इट विल टेक अ बिट, खुल गया। मैं जाऊंगा इंस्टॉलेशन पर, इट विल टेक टाइम, वो थोड़ा सा मतलब ये एक्चुअली इट इज नॉट मेंट टू डू, मतलब एक्चुअली इसे ये सब करने के लिए अलाउड नहीं होता, दिस इज जस्ट जुगाड़ टाइप थिंग, क्योंकि जो फीचर हमें चाहिए वो पेड फीचर है। हाँ तो ये जुगाड़ है उसका, माइक्रोसॉफ्ट को तो सारे टूल्स ही पेड है ऑलमोस्ट। हाँ ये वन टाइम प्रोसेस है, इसको बार बार नहीं करना पड़ता, एक बार हो जाएगा ये सेटअप। जुगाड़ लगा के हम फ्री में यूज कर सकते हाँ हैं। इस जुगाड़ के बारे में माइक्रोसॉफ्ट को पता है? हाँ ऑब्वियसली, तो वो बंद क्यों नहीं करता फिर? कि विंडोज की पायरेसी क्यों नहीं बंद करता। पॉइंट इज ना कि आप इससे ये चीज सीख जाओगे, हाँ कंपनीज को तो वो लॉ सूट फाइल कर देता है ना, अगर कंपनी ये जुगाड़ लगाएंगी तो। हाँ इसका मेन बिजनेस ही वही है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है एक तरीके से। हाँ ये भी फिर जब बंदा कर रहा है तो ऑटोमेटिकली खरीद ही लेगा। कंपनी तो वही काम देगी ना, अब देखो बहुत सारे फ्री टूल्स, हाँ कंपनी से वो पैसे कमाते हैं, दैट इज द मेन गोल, ठीक है। बस वो इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो जाएगा फिर आप बंद कर देना, ठीक है। हाँ इन द मीन टाइम मैंने यहाँ पे अपना एक डेटाबेस ओपन किया, ठीक है। अब डेटाबेस के अंदर मेरे पास डेटाबेस डायग्राम्स है, टेबल्स हैं, व्यूज हैं, काफी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। हम इसमें से काफी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, कि भाई टेबल्स के बारे में भी बात करेंगे, व्यूज के बारे में भी बात करेंगे, प्रोग्रामेबिलिटी में भी 2-3 फीचर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और बस बाकी तो डीसीएल वाला चीजें हो जाती है, तो उन सबकी ध्यान देंगे, ठीक है। बट काफी सारी बात करेंगे, बट मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेंगे अपना टेबल्स वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। टेबल्स वाले फोल्डर को ओपन करूंगा, यहाँ पे जितने भी इसमें टेबल्स बने हुए हैं वो सारे जाते हैं ऊपर, वही सिस्टम फाइल टेबल्स वगैरह, ये एसक्यूएल की खुद की चीजें हैं, छोड़ देना। मतलब एसक्यूएल ना ऐसा नहीं है कि अपनी चीजों को हाइड करके रखेगा, वो प्रॉपर ओपन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स नहीं है। नहीं नहीं, एसक्यूएल जो लैंग्वेज है वो आप खुद का एक फ्लेवर बना सकते हो उसका, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखा है, वो आप खुद का बना सकते हो। जो एमएस एसक्यूएल है, हाँ इसमें नहीं कर सकते, एसक्यूएल में तो कर सकते हो। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे ये चीजें दिख रही है ना, ये आपके सर्वर के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है, इट्स बेसिकली लाइक दैट, ठीक है। कि जो आपने सर्वर इंस्टॉल किया है
उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉक कर रखा है कुछ भी है, उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है। अगर आपने एक बार सर्वर इंस्टॉल कर लिया तो वो पूरा कंट्रोल आप कर सकते हो उसे। माइक्रोसॉफ्ट कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई सपोर्ट टीचर को फोन करो या कुछ भी करो, क्योंकि जो एसक्यूएल के ऊपर वर्क कर रहा है, जो सर्वर मैनेज कर रहा है, अब वो खुद ही सपोर्ट टेक्नीशियन होते हैं ज्यादातर, उनको इतना टेक्निकल नो हाउ होता है कि उस पर वर्क कर ले। ठीक है, जिसको नहीं भी होता वो सब इन सब चीजों को छेड़ो मत। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स है। ठीक है, अब टेबल्स के अंदर जब मैं एक्सेल की बात करता हूँ तो नॉर्मली एज्यूम करते हैं भाई रोज है, कॉलम्स है, फॉर्मुलाज होंगे थोड़े बहुत। इसके अंदर टेबल्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं क्लासेस का टेबल ओपन करूँ तो मेरे कॉलम्स है, ठीक है, कीज, कंस्ट्रेंट्स, ट्रिगर्स, इंडेक्सेस एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, इसमें से भी काफी सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम, कॉलम्स के बारे में, कीज के बारे में, कंस्ट्रेंट्स के बारे में, ट्रिगर्स के बारे में, यहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक चीज की बात करते हैं कॉलम्स की। ठीक है भाई, कॉलम्स कौन कौन से हैं? कॉलम्स 16, ये सारे कॉलम के नाम है। क्लास आईडी, क्लास नेम, ब्रांच, टीच आईडी, फीस, ये सारे कॉलम के नाम है। ठीक है, हाँ बस क्लोज कर दो और डन। ठीक, हाँ हाँ खुल जाएगा इसमें। ठीक है ना, अब इसके अंदर देखो ये तो सिर्फ देखने वाली चीज है। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर आप एक्चुअली कुछ मॉडिफाई वगैरह नहीं कर सकते, सिर्फ देखने वाली चीज है। ठीक है, ये व्यू वाला पार्ट हो गया। जब मेरे को एक्चुअली कुछ भी काम करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है या कुछ भी करना है, तो आई डू सबसे पहले तो कंट्रोल एंड, ठीक है, एक न्यू क्वेरी पैनल खुलता है। उससे तरीके से पैनल खुल गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पे अपनी क्वेरीज लिख सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले लेट्स राइट अ क्वेरी कॉल्ड क्रिएट। कुछ भी क्रिएट करने के लिए मैं एक क्वेरी लिखता हूँ क्रिएट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है क्रिएट कमांड में मेरे को क्रिएट क्या करना है। जब भी कुछ भी क्रिएट करना है, क्रिएट कमांड यूज कर रहा हूँ। क्रिएट क्या करना है? सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करूंगा मैं, जिसके अंदर मैं सारा काम करने वाला हूँ। ठीक है, राइट डेटाबेस, इसके बाद डेटाबेस का नाम। आप डेटाबेस का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं बैचेस के हिसाब से रखता हूँ। ठीक है, सो मैं सिंपली एसक्यूएल 3 PM करूंगा इसको। ठीक है, ये टाइम के हिसाब से मेरे पास नोट रहेगा। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, नो इशू। ठीक है, इसके लिए सिर्फ 2 रूल्स हैं। ठीक है, एक तो जो कैरेक्टर सेट अलाउड है, दैट इज कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। और कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, @ वगैरह कुछ नहीं लगा सकते। ठीक है, दूसरी चीज, जो आपका नेम है वो एक नंबर से नहीं शुरू हो सकता। हाँ, जैसे एसक्यूएल 3 PM वैलिड है, 3 एसक्यूएल कर दूंगा मतलब, हाँ 3 PM एसक्यूएल नहीं हो सकता। पहला कैरेक्टर नंबर नहीं हो सकता। ये 2 रूल्स हैं बस। हाँ, पहला कैरेक्टर अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर भी चल जाएगा, अंडरस्कोर चलता है। ठीक है, नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, ये 2 ही रूल्स हैं। और देखो, वैसे तो अब ना जो MS SQL है मेरा, वो काफी ज्यादा लाइक लीनियंट है अपने सिंटेक्स को लेके। ठीक है, तो उसमें आप कैपिटल स्मॉल वगैरह जैसे मर्जी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं होता। बट काफी सारे एसक्यूएल सर्वर्स में, काफी सारे एसक्यूएल में आपको ना ऑल कैप्स ही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं अगर मैं एसक्यूएल की बात करूं, उसमें ऑल कैप्स में ही चलता है, स्मॉल में लिखोगे एरर दे देता है वो, है ना। तो इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप ऑल कैप्स में लिखो। मतलब जैसे जो भी कमांड्स है ना, ये एसक्यूएल की कमांड्स हैं, इनको ऑल कैप्स में लिखना इज अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, अब MS SQL को तो फर्क नहीं पड़ता कि लाइन एंड कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बट यूजुअली मैं लाइन एंड करना भी प्रेफर करता हूँ। हर एक कमांड के बाद आई पुट अ सेमीकोलन। ठीक है, एक कमांड के बाद आई पुट अ सेमीकोलन टू रिप्रेजेंट कि भाई लाइन एंड हो गई है मेरी। हाँ, कमांड मतलब नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो। तो वैसे तो इसमें फर्क नहीं पड़ता अभी। हाँ, इसमें जरूरत नहीं है सेमीकोलन की। नहीं, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन नहीं, विंडोज ऑथेंटिकेशन पे आएगा ना। अबे वो पहले ब्राउज पे जाके वो सिलेक्ट करो ना, वो सब कुछ अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। वो सिलेक्ट कर लो, बाकी सारी चीजें अपने आप चेंज होंगी, बस वो ट्रस्ट करते ना। ठीक है, हाँ जी। तो क्रिएट, वैसे तो ना ये जो सेमीकोलन है, इसमें जरूरत नहीं होती MS SQL में, बट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज है, इसको लिखना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इसके अंदर जरूरत नहीं, क्यों नहीं होती वो मैं जब एग्जीक्यूशन वाले टाइम पे आएगा तब पता लग जाएगा। ठीक है,
एग्जीक्यूशन वाले टाइम पे आई है, बता देता हूँ, ठीक है। इसमें जब एग्जीक्यूट करता हूँ तो मैं ना ऑल्ट एक्स दबाता हूँ, तो जो मेरी क्वेरीज लिखी होती है वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी। रिमेंबर दैट, मैंने अभी तो एक ही लिखी हुई है तो एक एग्जीक्यूट होगी, 5-6 लिखी होती लाइन वाइज 5-6 एग्जीक्यूट हो जाती, ठीक है। तो इट इज लाइक कि जब मेरे को मतलब पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधे से क्वेरी लिखते चला जाऊंगा, एक बार रन करूंगा, सारी क्वेरी एक साथ रन होती चली जाएंगी, ठीक है। बट अभी जब मैं सीख रहा हूँ, मैं अब ये तो है नहीं बार बार एक ही क्वेरी लिखने के लिए पुरानी क्वेरी हटाऊंगा, ठीक है। मैं पुरानी क्वेरी लिखी छोड़ सकता हूँ। एग्जीक्यूट करने के लिए व्हाट आई विल डू इज कि मैं सिलेक्ट कर लूं और फिर ऑल टेक्स्ट करूं, तो जो सिलेक्टेड क्वेरी है सिर्फ वही एग्जीक्यूट होगी, जितना सिलेक्टेड पार्ट है सिर्फ वही एग्जीक्यूट हो, ठीक है। अब जब मैं मल्टीपल क्वेरीज एक साथ रन कर रहा हूँ तो सेमीकोलन बहुत ज्यादा नेसेसरी है क्वेरीज को सेपरेट आउट करने के लिए। जब मैं क्योंकि मैं हमेशा सेलेक्ट करके रन करने वाला हूँ तो मेरे को नेसेसरी नहीं है सेमीकोलन। पॉइंट कि मैं तो एक ही क्वेरी सिलेक्ट करूंगा, एसक्यूएल को खुद से नहीं पता कि कौन सी क्वेरी अलग अलग है ना, तो तब मेरे को सेमीकोलन की रिक्वायरमेंट होती है। अभी जब मैं सेलेक्ट करके रन कर रहा हूँ तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। वैसे मैंने जब ये क्वेरी रन करी तो मेरे पास नीचे कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली लिखा आ रहा है, तो मतलब ये कमांड क्रिएट हो गया है, मतलब डेटाबेस मेरा क्रिएट हो गया है, ठीक है। और एक्सप्लोर में जाऊंगा, यहाँ पे अभी दिखेगा नहीं, तो मैं छोटा कर दूं, मतलब देयर इज अ चांस कि दिख जाए, देयर इज अ चांस कि ना दिखे, क्योंकि ये थोड़ा सा बगी टाइप है, तो मेरे को ना एक बार से रिफ्रेश कर लेना पड़ता है, ठीक है। अगर ना आपको जो मैंने आपने डेटाबेस क्रिएट किया ना दिख रहा हो, ऊपर ये आपका बस रिफ्रेश का बटन है, इससे रिफ्रेश कर लेना होता है, ठीक है। बस अब मैं डेटाबेस खोलूंगा, देखो ये रहा एसक्यूएल 3PM आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, एसक्यूएल 3PM लिखा हो गया ना, ठीक है। तो ये मेरा एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब जब भी मैं इस डेटाबेस पे वर्क करूंगा, जो कि मेरा एक लाइक अब आप रूल मान लो, जब भी आप एसएसएमएस खोलो, अगर आप सेव नहीं कर रहे हो क्वेरीज को, ठीक है, तो सबसे पहली कमांड जो ओपन करती रन कर देनी है, दिस इज यूज एसक्यूएल 3PM, ठीक है। ये कमांड आते ही रन कर देनी है। जैसे हम एक्सेल में तो डबल क्लिक करके फाइल खोल लेते हैं वर्कबुक की, अब इसके अंदर तो ऐसी कोई फाइल है नहीं, इसके अंदर दिस इज द कमांड टू ओपन दैट डेटाबेस, ये मैं इस डेटाबेस के अंदर काम करूंगा अब, ठीक है। समझ आया, ये रहती अब तक की चीजें, है ना, ठीक है। इतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है, टाइम हो रहा है, ठीक है ना। अब कल मिलते हैं, आप प्रैक्टिस के लिए आ जाइएगा। आपका कल का टाइमिंग का शेड्यूल कैसा रहेगा, इस टाइम पे आ जाओगे, ठीक है। हाँ कुछ पढ़ा दूंगा ना, वीकेंड पे ज्यादा प्रैक्टिस ही रहेगी, तो आपको भी असाइनमेंट्स वगैरह दे दूंगा, और बैठ के आराम से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कुछ भी डाउट्स वगैरह आते रहेंगे तो बीच में पूछते रहना, ओके। पढ़ा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं, पढ़ा देंगे, कोई इशू नहीं है, पढ़ा देंगे, डन डन डन, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।